सेकेंड वेव के टाइम पे शायद वो मई जून का ही टाइम था या अप्रैल मई का, तो पीपी किट में पूरी बॉडी आपकी कवर्ड होती थी, मास्क बोलते थे, और ये 16-17 घंटे का रूटीन होता था। बॉडी कैसे अडॉप्ट करती थी इन सब चीज़ों को? इट्स नॉट एन एरा वॉर, तो बायो वॉरफेयर तो चल ही रहा है कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस था। न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी कि जब पेशेंट की डेड बॉडीज रिलेटिव्स को या उनकी फैमिली वालों को नहीं मिल रही तो ऑर्गन्स चोरी हो रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें वायरल हो रही थी। और जो ऑलरेडी पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसके ऑर्गन। स्मोकिंग एक इंडियन सोसाइटी में स्टेटस सिंबल बन गया है। 2015 के बाद से फीमेल स्मोकर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें? प्रधानमंत्री जी अपने रात को 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे, लेकिन उनको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ही एंजॉयज दैट। कोई ऐसा पेशेंट का केस आपको ध्यान आता हो कि जिसका आपने 100% सोच लिया था कि यार इसका सर्वाइवल नहीं है, और ऐसे बहुत सारे के लंग्स इतने डैमेज हो गए कि अपने आप फट गए और लाइक हवा सब जगह भर गई शरीर में। तो ऐसे बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स भी थे जिनको हमने बोला कि आप हैदराबाद ले जाओ, एयर लिफ्ट करा लो, ये वो सब। सेलिब्रिटीज़ या बॉलीवुड स्टार्स को कई बार ऐसा सुना है कि ये स्मोक तो करते हैं और फिर ये लंग डिटॉक्स या लंग क्लीनिंग हो जाती है इनकी, तो ये कुछ होती है थ्योरी या ये सब myth है? एज आई सेड, आज का पॉडकास्ट जो है वो मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होगा। इसके पहले भी मेरे लिए जो भी पॉडकास्ट हुए वो सब इम्पोर्टेंट थे, बट ये वाला जो पॉडकास्ट है मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होगा, क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे आज से 2 साल पहले जीवन दान ही दिया था, मैं बोल सकता हूँ। टाइम था कोविड की सेकेंड वेव, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज के जो गेस्ट हैं उनसे कोइंसिडेंटली हम लोगों का मिलना हुआ एज एन डॉक्टर और पेशेंट। मुझे नहीं पता वो क्या कन्वर्सेशन हुआ था हमारा, बट सर का उस टाइम जो हमें पर्सनली ट्रीटमेंट देना, वो सर का नेचर भी है, वो हर पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो वो मैं लाइफ टाइम कभी उनका ट्रीटमेंट नहीं भूल सकता। उनका इंट्रोडक्शन तो सर खुद ही देंगे, मैं नहीं दे सकता हूँ। बट जैसा कि हमने देखा 2015 से लेके 2025 तक फीमेल्स में स्मोकर्स का बहुत परसेंटेज बढ़ा है। कई टीनेजर्स हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, उन्हें स्मोकिंग की काफ़ी लत लग चुकी है जस्ट बिकॉज कि वो स्टडीज़ के लिए बाहर है। हमने इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कोई एडिक्टेड है, चेन स्मोकर है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके उसकी वो एडिक्शन को दूर कर सकता है। तो आइए मैं रूबरू करवाता हूँ मिस्टर गौरव गुप्ता सर से आपको, जो कि एक पल्मोलॉजिस्ट हैं इंदौर के चौथराम हॉस्पिटल में। मैं वेलकम करता हूँ, रूबरू करवाता हूँ आपको गौरव गुप्ता सर से। सो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। सर मुझे सबसे पहले आपकी जो जर्नी रही, कैसा बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, क्यों इस फील्ड को आपने चूज़ किया और कैसे इस फील्ड में ये सब बताइए। तो बेसिकली मैं जो है एक बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। बेसिक बोलूँ तो लाइक आई बिलोंग टू अ प्लेस विच वाज नॉट डिस्ट्रिक्ट व्हेन आई वाज बोर्न, बट इट बिकेम डिस्ट्रिक्ट आफ्टर मे बी आई वाज इन 8th और 9th क्लास, सो लाइक दैट। तहसील प्लेस थी, अशोकनगर नाम है। हमेशा अपने होम टाउन तो सबको ही अच्छा लगता है और उससे अच्छा कोई लगता भी नहीं है। आपके बचपन के फ्रेंड होते हैं वहाँ पे। मेरे फादर जो लेक्चरर थे एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में, मदर हाउस वाइफ थी, और हम 3 भाई बहन थे। मेरा भाई, बड़ा भाई मेरे से 6 ईयर एल्डर देन मी, सिस्टर इज़ 3 ईयर एल्डर देन मी। तो हम सब, क्योंकि पापा टीचर थे, तो हम सब लाइक पहले से एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था हमारा। एक कॉन्वेंट स्कूल था, एमपी बोर्ड बेस्ड था, वहाँ पे हम लोग पढ़े। फिर कुछ पार्ट टाइम बिजनेस भी थे फादर के, जिससे लाइक बलबूते पे उनने हमको एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन, मतलब लाइक मेरी सिस्टर जब इंदौर में पढ़ने आई थी उस टाइम पे लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी इस टाइप से पढ़ने के लिए। तो एक बहुत ही टफ डिसीजन होता था हमारी फैमिली, क्योंकि एजुकेशन बैकग्राउंड थी, तो वो समझते थे कि एजुकेशन का रोल लाइफ में क्या हो सकता है। So my father, means my brother, he's a CA. He went also, means after 10th class he went outside for education. My sister went outside of Ashoknagar, and then जब मैं था तो मेरे को फिर कोटा भेजा पापा ने। लाइक कोटा सबका वही होता है कि आईआईटी पीएमटी करना है तो कोटा जाना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। अब तो खैर इतनी ब्रांचेज हो गई सब। मैं बात बता रहा हूँ 2004 2002 उस टाइम की। तो बहुत ही हम्बल और बेसिक बैकग्राउंड था। पापा बहुत ही हम्बल पर्सन है, उनको हमारे होम टाउन में हर कोई जानता है, तो उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। और जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी थी उनसे भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था फादर का, तो उनको देखते देखते हमको लगा कि मतलब लाइक मेरे को भी लगा कि एक बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ही अच्छी जॉब होती है जो मीन्स आपको एक सोसाइटी से रिलेट करती है। तो उस जॉब में आप लाइक एक मीन्स एक जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो एक साइड प्रोफेशन रह जाता है। जो मेन थिंग है कि आप
सब लोगों से रिलेट कर पाते हैं अपने आप को। तो उसको देखते हुए हमको मेरे को लगा कि वाई नॉट टू परस्यू लाइक मेडिकल प्रोफेशन रेदर देन गोइंग इनटू एनी अदर फील्ड लाइक आईआईटी और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी मैथ्स साइड से भी थे, सिस्टर थी वो, उनका भी एक अलग बी आईटी प्रोफेशनल साइड जाने का था, तो एक मैं था मेडिकल बैकग्राउंड में जाने का मेरा था। बाकी फिर जब कोटा में पीएमटी वगैरह की कोचिंग करी और जो पेरेंट्स के जो हमारी अपब्रिंगिंग थी उसने बहुत लाइक पार्ट प्ले किया, क्योंकि कई बार आप सुनते ही होंगे कोटा में रोज़ कोई सुसाइड कर रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स आर देयर तो ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। तो आउट ऑफ दैट 2000 10,000 5,000 लाइक अब तो सीट्स बढ़ गई हैं। जब हमारे ज़माने में like if you are under 2000 or 2500 you will get some seat, otherwise you won't be going to get anything. So that was the difficult means task for us, going from MP board school to catch up with the guys who were already from ICSE board, from CBSE board, from very big places of India, क्योंकि पहले तो कोटा में पूरे पैन इंडिया से कोटा ही जाते थे लोग पढ़ने। So it was very difficult for us, but one thing which we learned from our humble background and from our city is that हमारे मतलब हमारे यहाँ के लोग सब जो है काफ़ी मेहनती होते हैं। तो वी लर्न फ्रॉम दैट के along with hard work, patience is also important, and धीरे धीरे फैमिली सपोर्ट की वजह से like in the first attempt like I got dental or something and then family said no, और मेरा भी मन नहीं था, तो then I tried again and then I cracked the MBBS exam, and then I did my MBBS from Jabalpur Medical College, Netaji Government Medical College. Then I got selected in a PG examination, and I did my PG from जसलोक हॉस्पिटल मुंबई। तो वहाँ जो है लाइक जसलोक हॉस्पिटल मुंबई जो था वो उस टाइम पे क्रीम हॉस्पिटल मीन सबसे बेस्ट हॉस्पिटल था मुंबई का। तो वहाँ मैंने जो बेसिक्स ऑफ लाइक जो मेरी ब्रांच है पल्मोनरी फील्ड, जो चेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा, तो वहाँ हमने बेसिक्स जो भी लंग्स के बारे में सीखा और जो बेसिक एजुकेशन हमने जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हमने वहाँ पे गेन की। वहाँ जो बेसिक्स सीखे उनको अभी आज यहाँ अप्लाई करते हैं, और जो बोलते हैं कि जो आपका जो बचपन में हम स्कूल में लर्न करते हैं वो होता है हमारा बेसिक्स ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ हम जो जी रहे हैं वो बेसिक्स हम वहाँ से सीखना चालू करते हैं। जो एजुकेशन में ऐसे ही बोलते हैं, जहाँ से MBBS किया वहाँ से हम व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ डॉक्टर एंड हाउ टू बी लाइक पेशेंट इन योर लाइफ। एंड जो हमारी रैगिंग भी होती थी उस टाइम पे, तो बहुत रैगिंग होती थी, जो हमारे सीनियर्स हमको सिखाते थे, तो हाउ टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, हाउ टू मीन्स द बेसिक्स ऑफ द मेडिकल फील्ड, हाउ टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। तो ये सारी चीज़ आप अपने एजुकेशन में, जैसे आपने भी जो भी कोर्स किए होंगे लाइफ में प्रोफेशनल कोर्सेज, तो ये हम ग्रेजुएशन में सीखते हैं। और जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मैंने मुंबई में सीखा वो बेसिक्स ऑफ मेडिकल फील्ड थे, और वो हमेशा हमारी लाइफ में हमारे साथ चलते हैं। अगर उस दौरान हमने लाइक हमारा ऑल्टरनेटेड ड्यूटीज़ होता था, तो हम रात रात भर जगते थे, तो एक दिन हम सो भी नहीं पाते थे, अगले दिन फिर हम सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक हॉस्पिटल में ही रहते थे। उसके बाद हमारा अगले दिन का सोना खाना पीना और सब कुछ होता था। तो दैट हार्ड वर्क विच यू डू फॉर 3 ईयर्स, तो उस टाइम पे तो लगता है कि व्हाट द हेल वी आर फॉर हेयर, लाइक बेटर टू डाई और डू सम मीन्स वी शुड हैव गॉन टू सम अदर प्रोफेशन। तो उस टाइम पे लगता है, बट देन नाउ टुडे इफ आई थिंक दैट वो 3 साल जो लाइफ के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही हमको ट्रेन करते हैं कि हमको, क्योंकि वो एक बोलता है ना, एक टीचर अपनी छाप छोड़ देता है अपने बच्चे पे, तो वो जो हमारे मेडिकल टीचर्स और मेडिकल प्रोफेसर होते हैं वो जो छाप छोड़ के जाते हैं वो हमारी ज़िंदगी भर हमारे साथ चलती है। तो वहाँ से मैंने बेसिक्स सीखे, और फिर मैं अहमदाबाद में एडवांस इंटरवेंशन में लंग्स का, आई एम ए पल्मोनोलॉजिस्ट। तो बेसिकली पल्मोनोलॉजिस्ट का काम होता है लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजेज होती हैं उनको देखने के लिए, लाइक TB COPD एलर्जी एस्मा एंड एवरीथिंग एल्स। तो उसके साथ साथ मेरा इंटरेस्ट जो पर से था वो इंटरवेंशन में था, मतलब इंटरवेंशन मतलब जो भी फॉर मीन्स लेमैन इफ आई विल से दैट दूरबीन पद्धति से जो भी लंग्स की जांच करना वो मेरा मेन प्रोफेशन पल्मोनरी में आता है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी थोरैकोस्कोपी। तो ये सारी जो मशीनरीज वाला काम है वो मैंने अहमदाबाद में सीखा, वहाँ पे हमारा जो इंस्टीट्यूट था वहाँ बहुत ज़्यादा काम होता था इस टाइप का। तो 6 महीने डे इन एंड डे आउट वो काम किया, तो आई बिकेम ट्रेन इन दैट, सो बेसिक्स फ्रॉम मुंबई एंड देन फ्रॉम अहमदाबाद।
and then I came to Indore after doing interventions fellowship. I did fellowship in intervention pulmonology. Then I joined Chwetram here in Indore. बीच में कुछ कोर्सेज और भी किए मैंने, फिर लाइक आई वेंट टू गुआंगजाओ चाइना फॉर एडवांस इंटरवेंशंस, जो दूरबीन है उसमें और एडवांस कोर्सेज करने के लिए. आई गेव एग्जाम ऑफ यूरोपियन डिप्लोमा इन एडल्ट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, so I passed that exams. I am a European diploma holder also. So these are part and parcel of every doctor's life. If a doctor think that he have learned already whatever need to be learned and he is not learning throughout his journey, then he is of no use. Means he is just वो जो पुराने ज़माने वाला ट्रीटमेंट कर रहा है. तो एक डॉक्टर हैव टू लर्न each and every day of his life, and I think that helps in treating a patient in the most professional way. So this is means in short, Yes. बट सही इसमें बहुत सारी हंसी मजाक वाली बातें भी हैं जो ज़िंदगी में हमने फेस करी. रैगिंग से लेके जैसे मैंने बताया, कभी अगर हुआ तो वो भी रोचक कहानियां हैं. नहीं बिल्कुल शेयर लेकिन कर रहे हैं हम, कभी क्योंकि यही एक प्रोफेशन है कि इतना सीरियस सिंसियर होते हुए भी इसके पीछे की जो स्टोरी कभी कभार सुनने में आती हैं वो अपने आप में ही बहुत इंस्पायरिंग बोलते हैं या बहुत अच्छी होती हैं. जी आपने जितने इतनी इतनी सारी चीज़ें बताई मुझे, जब आप प्रैक्टिस में आ गए, आपने चौथराम ज्वाइन करा, उसके बाद आपको कितना टाइम लगा जब पेशेंट्स केवल आपका नाम लेके ही आते थे कि नहीं मुझे उनसे ही ट्रीटमेंट करवाना है? तो जैसे भी एक यंगस्टर आता है तो लाइक मेरे पास डिग्रीज वगैरह तो बहुत थी, मतलब एमपी के हिसाब से काफ़ी थी. क्योंकि मेरे पहले लाइक जितनी डिग्रीज मेरे पास इस टाइप की थी वो ज़्यादा लोगों के पास थी नहीं. जो इंटरवेंशन वगैरह में फेलोशिप थी वो मीन्स आई वॉज हार्ड कोर ट्रेन इन इंटरवेंशंस, तो वो सब था. तो इन दैट सेंस इट यूज टू बी फ्रस्ट्रेटिंग इन अर्ली डेज के, मतलब लाइक ऑब्वियसली इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं इंदौर में और सबके पास पेशेंट्स जाते थे और हमारे पास लाइक शुरू में कम आते थे, तो हम इधर उधर भटकते रहते थे आत्मा की तरह के अरे इतना कुछ पढ़ाई किया है. बट ट्रूली स्पीकिंग माई इंस्टीट्यूट इज वन सच इंस्टीट्यूट वेयर देयर इज नो shortage of patient from every strata, from every kind of peripheries, like who is like something messed up from there, they turns up to Chwetram. तो Chwetram is a trust institution और ट्रस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है. तो ट्रस्ट तो है ही है, प्लस लोगों को भी ट्रस्ट है. राइट. तो जो भी परेशान होते थे कहीं से बहुत जगह ट्रीटमेंट करा देते वो हमारे पास आते थे. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लाइक देयर वाज नो नॉट इवन अ सिंगल डे व्हेन आई वाज लाइक वेटिंग फॉर अ पेशेंट. मींस आई यूज्ड टू गेट ample amount of patient. एंड सेकेंड थिंग इज के वेराइटी ऑफ पेशेंट्स, बिकॉज इट्स अ रेफरल सेंटर. इंदौर अगर एमपी में किसी को कुछ हो रहा है तो अगर वो उसे कहीं दिखाने मीन्स दे वांट टू शो टू सम डॉक्टर, दे वांट टू टेक अ genuine opinion, then they will come to Indore. And in Indore, Chowetram is one such institute which is the oldest institute, and people have trust on that. So धीरे धीरे like maybe a time of 6 months I get starting from patient to patient, like किसी कोई ने मुझे पहले दिखाया है, they are satisfied with me, so they started turning up to me. So within 6 months or 1 year, like I used to get patients who are from some family members of other patient or something like that. And because as I said, because I belong to a place which is like a district place, Ashok Nagar, तो वहाँ के जो patient हैं they now started turning up to me के सर हैं यहाँ पे चोएता में हमारा कोई बंदा है तो will take care of me in a better way. तो ऐसे करके धीरे धीरे मे बी टाइम ऑफ 2 years लाइक इट आई वाज लाइक आई वाज बिजी. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल जर्नी इज कि आई वाज नेवर फ्री इन लास्ट 7 years. तो फॉर अ डॉक्टर मीन्स आई थिंक फॉर मी एंड फॉर एवरी मेडिकल स्टूडेंट और एवरी डॉक्टर द बेस्ट पार्ट इज इफ दे आर नेवर फ्री, they are treating the patient, and then that is the most important satisfaction. Obviously everyone want to live a work-wise satisfied life. Along with that, everyone want to earn to live a good life. So these are add-ons. But I think if a doctor who has learned anything and if they are treating their patient in that way and they are using their skills and their patients are getting benefited, then that is the best satisfaction which a doctor can have. So again means I am doing more fellowships, I am planning fellowships, I am planning to go abroad for 1-2 months and goes for maybe related to lung transplant or many other things.
I am planning to do a diploma in pediatric pulmonary for kids also. So this is an ongoing journey, but touch wood, by God's grace, I was never free in my profession, and that is the most important thing. I'm not a kind of doctor who want to treat 200 patients a day, because I think that's not doing justice to patient. If I get 25-30 patients who are genuine enough and they are getting well treated by me, then that is enough for me. Yes. लंग्स आपकी स्पेशलिटी रही है। कोविड-19 में सबसे मेजर प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड ही था। तो कोविड-19 जब आपने सबसे पहली बार सुना तो क्या इसके पहले आपने सुना हुआ था, या क्या इसके बारे में ही It's मुझे सबसे ज़्यादा आपसे पिक वेरी करने वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मीन्स आप लोगों को भी बताना चाहूँगा मैं। लाइक आई, एज आई सेड, आई वॉज ट्रेन फ्रॉम ग्वांगजाओ, चाइना, एंड चाइना इज़ द ओरिजिन कंट्री ऑफ कोविड, करेक्ट। तो जब मैं चाइना में था, तो वहाँ मैं जो दूरबीनों का कोर्स, जहाँ मैं जिस सेंटर में मैं था, वो वहाँ का सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी लंग्स का सेंटर है। और वहाँ मेरे साथ 49 स्टूडेंट्स और थे, हम 50 स्टूडेंट्स पढ़ते थे जो सिर्फ लंग्स के स्पेशलाइज कोर्स, जिसमें सिर्फ दूरबीनें, जो मतलब मैंने कहा ब्रोंकोस्कोपीज और जो हाई एंड मशीन्स रहती हैं, उनकी ट्रेनिंग लेते हैं। तो वहाँ रहते रहते मेरे काफ़ी कलीग्स फ्रेंड बन गए जो चाइनीज़ फ्रेंड थे। सरप्राइजिंगली जब चाइना के साथ कुछ भी मैशअप हुआ इंडिया का, तो वो वी चैट एक ऐप होती है, वो बंद हो गई। नहीं तो वो जब चलती थी, तो यहाँ आने के बाद भी मैं उनसे वी चैट से कम्युनिकेट करता था। तो जब कोविड का हल्ला हुआ, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ मीन्स इंदौर में भी मैं गया, मैंने वहाँ एक लेक्चर लिया कि कोविड मीन्स जो जो भी नॉलेज आ रही थी उसको शेयर किया कि हम कैसे बच सकते हैं वो। तो मेरी एक कलीग थी जो वहाँ पे, जिसको उसको कोविड हो गया था। तो एक दिन उसका मैसेज आया कि मुझे कोविड हो गया। तो मैंने वीडियो कॉल किया उसको, तो उसने सीटी स्कैन दिखाया अपना। तो सीटी स्कैन जो है मेरे दिमाग में लाइक मीन्स ऐसा होता है ना कि एकदम से स्टिक हो जाता है। तो मैंने वो सीटी स्कैन देखा, और फिर एक दिन मैं अपने डिपार्टमेंट में बैठा था, तो एक फीमेल पेशेंट आई। तो फीमेल पेशेंट आई और उसने कहा मुझे कफ कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो लाइक मैंने कहा एक एक्सरे करते हैं। एक्सरे किया तो निमोनिया दिख रहा था, तो मैंने बोला सीटी स्कैन करते हैं। तो वो बिल्कुल मेरे इधर पास में बैठ के, दैट वाज द फर्स्ट पेशेंट ऑफ इंदौर, करेक्ट। तो वो मेरे पास बैठ के लाइक उसने सारी हिस्ट्री हिस्ट्री ली। मैंने सीटी स्कैन, जब उसके रिलेटिव सीटी स्कैन लेके आया, आई वाज सरप्राइज, आई एम सरप्राइज। मैंने देखा, और उसमें वही द सेम पिक्चर विच आई हैव सीन ऑफ माई कलीग फ्रॉम चाइना। तो आई मीन्स आई थॉट इन माई माइंड कि अरे ये तो कोविड है। तो आई टोल्ड देम कि यू गो टू, बिकॉज उधर सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ एमवाई में सैंपल लिया जा रहा था, जस्ट स्टार्टिंग हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ जाओ। उस टाइम पे कोई गाइडलाइन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस हवा उड़ना चालू हुई थी कि सैम्पलिंग अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चालू होगी, क्योंकि कोविड आना चालू हो गया दिल्ली मुंबई में। तो मैंने उनको बोला कि आप एम चले जाओ। और मुझे भी लाइक आई वाज आल्सो शॉक्ड कि क्या हो गया, मतलब लाइक ऐसा तो नहीं हुआ कि मीन्स आई एम आल्सो कंटामिनेटेड, बिकॉज नॉलेज धीरे धीरे ही आ रही थी उस डिसीज़ के बारे में कि बाय टचिंग भी हो सकता है और ये सब। तो देन दैट पेशेंट वेंट टू 10 मोर पल्मोलॉजिस्ट इन सिटी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट एज अ हैबिट के टू टेक डिफरेंट ओपिनियन। उस टाइम पे अगर कोविड सुन लिया, तो हर कोई बचना चाहता था कि ये अरे मुझे तो हो ही नहीं सकता, ये तो अगर गए तो फंस जाएंगे। जबकि इट वाज नॉट द सिनेरियो, बट ऑब्वियसली लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ डिसीज केम इन द वर्ल्ड। तो वो सारे डॉक्टर्स के पास जाके, फिर एक मेरे सीनियर है, उनके पास जाके एडमिट हो गई। एंड दैट सीनियर कॉल्ड मी कि नहीं नहीं, आई डोंट फील सो दैट इज कोविड, it can be H1N1 or simple flu. So he started treating her, and then after 5 days when he sent the sample, and after 5 days when the report came, it came out to be COVID. And he called me and said, "अरे यार वो तो COVID ही था।" मैंने कहा, "I told you first day I am from means I have learned from China. I know that it's a COVID disease." And then that patient didn't survive. She was transferred to Arvind and she died. So that was the starting of COVID. And me and my family also got COVID in first wave, because obviously हम तो like direct involved थे treating the disease में। तो my mother and I suffered and we got admitted. My father also got COVID positive, and he means we were having a 3 BHK apartment. So we were 4-5 family members, and my sister also came at that time. So my means it was 2.5 BHK. So maybe this size of room, my father remained in that room for 1.5 months.
Mm. So as I said, that patience which I learned from him. So he remained in that room so that my wife and my kid, I mean my wife and my sister doesn't suffer from that disease. So that was एक आज भी किसी से कोविड की बात करो तो that was a past. Mm. That is a past now. But the after effects of that disease on each and every individual, maybe in the form of trauma, in means like post traumatic stress disorder, मतलब अभी तक किसी ना कोई लूज हुआ है तो उस फॉर्म में डिप्रेशन एंजाइटी फॉर्म में उधर से लेके many other things like youngsters are getting heart attack, means people are getting stroke, and people have developed avascular necrosis of hip joint steroid की वजह से या वैक्सीन की वजह से या डिसीज खुद उस बीमारी की वजह से लोगों में इतने आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं कि कहीं ना कहीं आज भी अगर कोई रिवाइंड करता है रील और कोविड के बारे में सोचता है देन पीपल गेट गूस बम्स दैट इज हाउ इट इज so, but yeah, we as a doctor, we as the primary means lung physician, chest physician, it was our duty to serve the humanity, and we served means what in whatsoever form we can. तो जब मैं एडमिट हुआ था, हाँ, जब हम पे विपत्ति आती है तो समझ में आता है लाइक माय वन वेरी मतलब जब मैं एडमिटेड था तो एक रात मेरी हार्ट रेट पहुंच गई 40-45 इट बिकॉज एट दैट टाइम रेमडेसिविर विच वाज यूज इट यूज टू कॉज अ बिट ऑफ ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम करता था तो मेरी 40-45 तो आई एम कॉलिंग माय कार्डियक कलीग कि भाई मेरी हार्ट रेट 40-45 हो गई मैं सर्वाइव करूंगा कि नहीं तो मेंटल ट्रॉमा तो उसका था ही इन अ वेरी नियर बाय रूम मेरी मदर एडमिटेड थी उनको आईवी लाइन आसानी से नहीं मिलती तो आई रिक्वेस्टेड माय एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कलीग वो पीपी में आया उसने ट्राई करी लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है तो मेंटल ट्रॉमा हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा था फर्स्ट वेव में बट देन विद इन दैट टाइम पीपल लर्न के हाउ टू ट्रीट हाउ टू मीन्स क्योंकि अगर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की मैं बात करूँ तो सेकेंड वेव में ज़्यादा सिवियर डिसीज थी और सेकेंड वेव जो था वो लाइक वर्ल्ड वार से कम नहीं था सर ये जो एक्सपीरियंस बताया आपने कि फर्स्ट लेडी की सिटी स्कैन आपके किसी फ्रेंड से मिली कोविड में हमने दो फेजेस देखे एक फर्स्ट वेव था एक सेकेंड वेव में था फर्स्ट वेव के लॉकडाउन में लोग खाना बना रहे थे एंजॉय कर रहे थे सेकेंड वेव बहुत अलग था आप कैसे डिफरेंशिएट सो फर्स्ट वेव वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट द डिसीज है ना जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू नॉलेज आ रही है वी आर अप्लाइंग दैट है ना बट टिल सेकेंड वेव वी वर लाइक we were too much sure about the what the disease is we knew how to treat it बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिसीज आप समझ रहे हो जैसे फर्स्ट वेव में सिर्फ कोविड हुआ उसका इलाज किया लोग अच्छे हो गए या नहीं हुए और उनको या तो निमोनिया बढ़ गया ARDS हो गया जान चली गई ऐसे लेकिन बहुत कम लोग थे सेकेंड वेव में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थे जिनको निमोनिया हुआ लेकिन वो सही नहीं हुआ ARDS हो गया या दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो गए उनको या हार्ट अटैक आ गया या कुछ स्ट्रोक हो गया मीन्स कोविड के कॉम्प्लिकेशन जो थे वो सेकेंड वेव में ज़्यादा देखने को मिले लेकिन अच्छी बात ये थी कि फर्स्ट वेव में हम बहुत कुछ लर्न कर चुके थे तो वी आर नोइंग हाउ टू ट्रीट द पेशेंट्स एंड हाउ टू गेट गुड आउटकम ऑफ द डिसीज तो एंड वी आर प्रिपेयर्ड अगर सेकेंड वेव फर्स्ट वेव की जगह होती तो शायद मतलब दुनिया का क्या होता वी कांट एसेस बट क्योंकि फर्स्ट वेव हो चुकी थी तो हमारी जो तैयारी हमने रैम्प अप कर ली थी लाइक ऑक्सीजन सप्लाईज ये वो सब लेके मेडिसिन कंपनीज वेर ऑलरेडी इनटू मींस अपने फार्मा मार्केट इंडिया का वैसे भी बहुत बड़ा है तो दे आर ऑलरेडी इनटू रिसर्च के व्हाट शुड बी डन और कोई भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वेस्टर्न कंट्रीज से आती थी तो हम उसको एक्वायर कर लेते थे तो वी आर फास्ट इन दैट अगर फर्स्ट की जगह सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में हो जाती तो बहुत गलत हो जाता बट सेकेंड वेव तक हमने उसको ट्रीट किया कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए जो आज तक हो रहे हैं पेशेंट्स में बट वी आर वेल प्रिपेयर्ड तो जितना उसका इम्पेक्ट आ सकता था वो नहीं आया भाई जितना ह्यूमैनिटी पर ड्रास्टिक वो हो सकता था वो नहीं हुआ दैट वाज अ गुड पार्ट तो ये है जब सेकेंड वेव में हम रोज़ देखते थे कि आज किसी का रिलेटिव्स आ रहा है किसी की डेथ हो रही है अब इस सिनेरियो में आप लोग आपका स्टेट ऑफ माइंड को कैसे पेशेंट के ट्रीटमेंट में पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं देखिए ऐसे लाइक आई एम ऑलरेडी पल्मोलॉजिस्ट एज वेल एज अ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है ना सो डेथ्स मीन सीइंग डेथ्स आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ है ना तो जैसे आई वॉज डूइंग व्हेन आई वॉज डूइंग PG ऑल्सो इन मुंबई तो हमारा बहुत अच्छा ICU था जसलों का ICU इज़ वेल नोन फॉर ट्रीटिंग द क्रिटिकल पेशेंट्स तो
like we know means like when to be emotional and when not to be. Like if we means are kept like a soldier that we you have to fight until the last breath, so that is how it is. Like covid में जाने जा रही थी, but for us the next patient was important. तो I still have memories, if you like then I can share. बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक पेशेंट था सेकेंड वेव में, शी वॉज अ जैन पेशेंट, जो जैन होते हैं ना, हुँ, जैन कम्युनिटी का पेशेंट था। तो वो मतलब ट्यूब डलवाना, वेंटिलेटर पे रखना, दे वेर ऑल अगेंस्ट इट, है ना। तो उनको हमने बाईपेप पे ट्रीट किया जितने दिन किया। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो शी वॉज लाइक कि 6 बजे के पहले ही खाना खाना है। अब हॉस्पिटल का जो सर्कुलर टाइम, तो हमने स्पेसिफिकली उनको उस टाइम पे खाना प्रोवाइड भी कराया। बट उनका ये था कि कभी भी नाक से नली नहीं डलवाएंगे, आरटी नहीं डलवाएंगे, जो हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं, या ट्यूब नहीं डलवाएंगे। तो बाईपैप निकालते थे और इतने में ऑक्सीजन कम हो जाता था, उनको 1 सेकंड में कुछ भी खाना होता था। तो उसमें रिस्क भी रहती है लंग में एस्पिरेट करने की, खाना जाने की। बट क्योंकि उनका इमोशनल कंटेंट ये था कि मैं ये नहीं करूँगी, और हमारा ये था कि ये होना चाहिए, तो इसके बीच में जो भी बेस्ट रास्ता था उसको किया हमने, उनको ट्रीट करने की कोशिश करी। बट शी डिडंट सर्वाइव। तो मतलब शी लिटरली क्राइड फॉर मील्स एंड एवरीथिंग। तो ऐसे हमने, एक पेशेंट था जिसका 60-70 ऑक्सीजन था, 10-15 दिन में जाता था, मैं देखता था, मैं उसे देखता था, मैं कहा, इसका कुछ नहीं होएगा, like he is going to die, but he survived. So everything is doesn't works according to our thought process and all. हुँ, हुँ, Ultimately there is some supreme power which governs everything. But we have seen many a patient, like जैसे उस टाइम पे ऐसा भी था कि रिच एंड पुअर का भी कंसेप्ट हुँ, था। लोग बाग कुछ अपनी जेब में दवाई लेके घूम रहे हैं जिसको ज़रूरत भी नहीं है, और जिसको ज़रूरत थी, लाइक अ प्रेग्नेंट पेशेंट वाज देयर, उसका पति रेमडेसिविर की यू नो रेमडेसिविर उस टाइम में बहुत शॉर्टेज हो गई थी, मिल नहीं रहा था। तो कहीं से भी मुंबई मुंबई जाके वो 30,000 35,000 में पर वाइल लाया, बिकॉज उसकी प्रेग्नेंट पेशेंट। तो हम पेशेंट्स को समझाते थे कि ऐसा नहीं है कि यही जीवन दान है और ये दवाई के बिना कुछ। बट पेशेंट, हम अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ भी किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो वी हैव सीन लाइक पीपल गोइंग टिल एनी एक्सटेंड टू देयर नोन और फॉर देयर रिलेटिव्स और देयर फ्रेंड एंड फैमिली। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज काफ़ी लोग उसमें ऐसे भी थे जो हमारे नोन थे, हमारी फैमिली से रिलेटेड थे। मेरे दोस्त थे जो मेरे अंदर एडमिट होकर ट्रीटमेंट ले रहे थे, एंड मुझे लग रहा था, एंड आई एम डिस्कसिंग विद माई वाइफ और माई फैमिली कि यार उसका क्या हुआ, आई ऑल्सो नॉट डोंट नो, मतलब ही विल सर्वाइव और नॉट। एंड अल्टीमेटली ही सर्वाइव, so it was like a हुँ, good, then if you win then it's a positive aspect of life. And multiple times touchwood ऐसा हुआ कि we were able to make 90 to 95% positive out of it. Only the 5% part was negative हुँ। out of it, and that too means because patients were already having some disease, कुछ बीमारी पहले से थी जिसकी वजह से उनकी डिसीज काफ़ी प्रोग्रेस कर गई। कोई ऐसा पेशेंट का केस आपको ध्यान आता हो कि जिसका आपने 100% सोच लिया था कि यार इसका सर्वाइवल नहीं है और ऐसे इतनी बहुत सारे, सब बहुत सारे, मतलब लाइक काफ़ी सारे ऐसे बहुत वीआईपी पेशेंट्स जिनके बार बार फ़ोन आ रहे हैं, 10 डॉक्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं, ये वो। तो ऐसे 4-5 पेशेंट्स, मतलब मुझे नाम से याद हैं, जो आज भी मेरे पास अगर आते हैं तो ऐसे खुशी, हंसी खुशी मिलने आते हैं। तो दे वर लाइक के मीन्स दिन के, जैसे बोलते हैं हम लोग न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं अपनी भाषा में, कि लंग्स इतने डैमेज हो गए कि अपने आप फट गए, और लाइक हवा सब जगह भर गई शरीर में। तो ऐसे बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स भी थे जिनको हमने बोला कि आप हैदराबाद ले जाओ, एयर लिफ्ट करा लो, ये वो सब। बट अल्टीमेटली वो कंडीशन उस टाइम पे ऐसी थी कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू मूव आउट फ्रॉम इंदौर। एंड तो ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं, एंड गुड इनफ चंक वी हैव सेव्ड, तो गॉड हैव सेव्ड, वी बीइंग द सोर्स एंड मीडियम ऑफ दैट। सेकेंड वेव के टाइम पे शायद वो मई जून का ही टाइम था या अप्रैल मई का, तो पीपी किट में पूरी बॉडी आपकी कवर्ड होती थी, मास्क होते थे और ये 16-17 घंटे का रूटीन होता था। बॉडी कैसे अडॉप्ट करती थी इन सब चीज़ों को? तो लाइक पहले कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन नहीं थे। तो और कोई भी किसी को जो जो बना रहे थे पीपी किट, जो इंडस्ट्रियल पर्सन से, उनको भी आइडिया नहीं था, तो कोई कुछ भी बना के भेज रहा था। तो जो हॉस्पिटल में पीपी किट आई, जब मैंने फर्स्ट सेकंड डे पहनी, तो वो किसी जो हमारे यहाँ जो चावल के बोरे आते हैं, लाइक वो, तो वैसी ही थी वो।
और मैंने पहनी तो 5 मिनट में मुझे ऐसा लगा कि आई एम गोइंग टू डाई। तो मैंने वहीं पे कोविड वार्ड में ही, मतलब आई वॉज लाइक जस्ट रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ, तो मैंने वो निकाल के फेंक दी। मैंने कहा मैं लाइक आई कैन, देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट आई वांट टू डू माय जॉब बट नॉट लाइक दिस के वेयर आई कैन ओनली नॉट सर्वाइव, है ना। तो आई थॉट कि आई विल टेक टेल मीन्स यू नो कि आई कैन वियर नॉर्मल पीपी जो बिल्कुल पतले कपड़े वाली वो आ रही थी, बिकॉज द I knew the most important thing is that you have to protect your airways, correct? You don't have to touch, unnecessary things. अगर वो इतना अच्छे से कर रहे हो आप, देन इट्स नॉट गोइंग टू स्प्रेड। दो फिर तो जो कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहा था, जो फ्रूट्स लेने नहीं जा रहा था, या कुछ आ रहा है घर में उससे ही हो जा रहा था, तो दैट वाज सम सुपर स्प्रेडर इन्फेक्शन, है ना। वो अवॉइड करना बहुत मुश्किल था। बट तो इनिशियली जो बीबी किट्स which were coming were not up to mark, then slowly we used to get whatever is suitable for us, so in which we can easily hang around. तो फिर तो हम 5-5 6 6 घंटे भी राउंड लेते थे। मीन्स आई स्टार्ट used to start my rounds from 9 o'clock, and I remember I used to come out of the COVID ward at 3, around 3 p.m. And I don't know about others, but I was a kind of person कि I'll go into every person's room, will talk to him. इट वॉज नॉट लाइक कि जो मीन्स काफ़ी बड़े बड़े इंडिया के हॉस्पिटल में भी चल रहा था कि रोबोट के थ्रू बात कर रहे हैं, या फिर गेट से इतनी दूर खड़े होके बात कर रहे हैं, है ना। एंड सेकंड गुड पॉइंट वाज कि आई ऑलरेडी सफर्ड कोविड इन फर्स्ट वेव, सो आई न्यू दैट आई वाज समहाउ इम्यूनाइज्ड फॉर दैट। तो आई कैन बी मोर फ्री अबाउट मूविंग हियर एंड देयर। तो उसके बाद इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेकेंड वेव में आई वर्क लाइक एनीथिंग। आई हैव ट्रीटेड अराउंड 8 to 10,000 पेशेंट्स ओवरऑल, एंड तो 9 to 3 I used to be in COVID wards, and then after that I used to come to OPD. So my junior doctors, they were so COVID में दूसरी चीज़ ये थी कि जो सपोर्ट स्टाफ है, what importance is there of support staff, we learn that, है ना, like nursing staff, junior doctors, without them nothing could be done. तो it is like जो आप बोल रहे पीपी किट, तो शुरू से लेके एंड तक जो प्लानिंग डेवलप हुई कि लाइक पीपी किट बनाने वाले से लेके हॉस्पिटल मैनेजमेंट से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके जूनियर डॉक्टर से लेके हम और पेशेंट्स, जिनका मोटिवेशन, तो हम लोग म्यूज़िक वगैरह भी चला देते थे पूरे हॉस्पिटल में पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए। नर्सिंग स्टाफ की तरफ से म्यूज़िक आता था कि ये वाला बजा देते हैं आज। तो आपने बोला जैसे मोटिवेशन वाली बात है, तो फैमिली ने कितना मोटिवेट किया होगा? लाइक आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, बच्चे, क्या रहता था जब आप घर से निकलते थे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक माई मीन्स माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम। तो ऑब्वियसली शी वॉज फेसिंग टू थिंग्स टुगेदर, लाइक शी हैव टू टेक केयर ऑफ हर एंड शी हैव टू टेक केयर ऑफ मी। लाइक कभी कभी ऐसा होता था कि हम लाइक ड्यूटीज़ पे रहते थे, तो हमें घर जो है नहीं जाना होता था, हमको एक सेक्रेट स्पेस पे ले जाके होटल में छोड़ दिया जाता था। बट आई यूज टू बी स्टे देयर फॉर 3-4 hours, देन एट नाइट टाइम आई यूज टू गो माई होम बिकॉज माई पेरेंट्स वे स्टक समवेयर इन हैदराबाद विद माई सिस्टर एट दैट टाइम। उस टाइम पे मोबिलिटी अलाउड नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन इनिशियल टाइम तो काफ़ी सपोर्ट था वाइफ का, लाइक कि शी मेक श्योर दैट शी कैन टेक केयर ऑफ हर एंड मी एज वेल एट दैट टाइम। देन पेरेंट्स आए, तो पेरेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया फादर को हो गया, तो ही यूज टू रिमेन इन सिंगल स्मॉल रूम फॉर अराउंड 20 days 25 days, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा था कि 7-10 डेज बाद फिर रिपीट करते थे, फिर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आना बंद ही नहीं होता था। और वो इतना फर्स्ट वेव में किसी को आइडिया नहीं था, सेकेंड वेव में तो हमको पता था कि कितने दिन पॉजिटिव आने के बाद, और सारे जो थ्योरम्स हैं वो बन गए थे लाइक। तो सबने सपोर्ट, लाइक मदर थी, तो मेरे को कोविड हुआ था तो मदर खुद सफ़र कर रही थी, बट शी यूज टू से दैट लाइक स्टे स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो पेरेंट्स का, वाइफ का, सबका सपोर्ट रहा तो ही हम इतने अच्छे से सर्व कर पाए। अगर नहीं होता तो हम शायद नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर या किसी का ऐसा फ़ोन आया हो कि नहीं, इसको, मेरा पेशेंट है, इसको ट्रीट करना ही है, सब छोड़ो, पहले इनको प्रायोरिटी दो, ऐसा होता था? देखिए सर, इंडिया में पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी और सब चीज़ें, यू ऑल्सो नो दैट नो वन इज़ स्टे अनटच्ड फ्रॉम दैट। बट मेरे साथ अच्छा पार्ट ये था कि लाइक मुझे पीपी पहन के जाना है, तो मैं मोबाइल अपने सारे छोड़ के जाता था बाहर। तो 9 to 3 आई वॉज अ फ्री बर्ड, मुझे सिर्फ मैं और मेरा पेशेंट। तो मेरे सब असिस्टेंट जो रहते थे बाहर आउट ऑफ
आइसोलेशन वार्ड, तो उनके पास सबसे अच्छा आंसर रहता था, सर 3 बजे आएंगे। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन और इन सबके फ़ोन आते थे। बट गुड पार्ट इज़ कि मतलब जितना मुझे पता है, लाइक मेरा एक्सपीरियंस बस शेयर कर रहा हूँ मैं, दूसरों का आई डोंट नो। जितने भी पॉलिटिशियन के फ़ोन आए तो दे जस्ट टोल्ड माई असिस्टेंट कि उनसे बोल देना अच्छे से ध्यान रखें पेशेंट्स का और अपना भी ध्यान रखें। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। लाइक मतलब आई बिलोंग टू गुना अशोक नगर, तो मतलब जो था सिंधिया जी हमारे एरिया के ही हैं, तो किसी के लिए उनका भी फ़ोन आया था। तो द वर्ड्स विच आई एम टेलिंग यू कि ही टोल्ड माय असिस्टेंट कि उनको बोल देना कि मेरा फ़ोन आया था, पेशेंट का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। तो ये मतलब जो है ये एक मैच्योरिटी होती है किसी भी पॉलिटिशियन द्वारा, वो समझते हैं कि हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मुझे तो एटलीस्ट किसी ऐसे वीआईपी ने या किसी ने परेशान नहीं किया ट्रीटमेंट पार्ट को लेके। ऑब्वियसली बेड पार्ट को लेके वो तो हॉस्पिटल और उनका या फिर ब्यूरोक्रेसी का वो था कि किसको एडमिट करना नहीं करना, बट एक बार ट्रीटमेंट पार्ट में कभी किसी ने इंटरफेरेंस नहीं किया, दैट इज़ फॉर श्योर। सर एक सिचुएशन बनी थी और एक न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी कि जब पेशेंट की डेड बॉडीज़ रिलेटिव्स को या उनकी फैमिली वालों को नहीं मिल रही तो ऑर्गन्स चोरी हो रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें वायरल हो रही थी। तो मीन्स फॉर ऑल दोज वायरल न्यूसेंस आई वुड लाइक टू टेल के जो ऑर्गन डोनेशन है उसके बहुत सारे स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं, और जो ऑलरेडी पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसके ऑर्गन्स हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो people have to understand कि there are multiple criteria led by international societies for organ donation, and if patient doesn't suffice in that criteria then those organs are of no use. तो कोविड तो ऐसी बीमारी थी जो जो आप ही टच नहीं करना चाहते किसी को, तो उसके ऑर्गन्स कैसे डोनेट हो सकते हैं? दैट इज़ अटर नॉनसेंस। सर जिस तरीके की आज का एरा है जिसमें हम टेक इतना यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन टाइम और लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ी हुई है, तो क्या इन फ्यूचर कैसी पेंडेमिक और आ सकती है, लाइक आई से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ हो गए, सी ओबेसिटी? टुडेज एरा, जैसे मोदी जी कहते हैं इट्स नॉट एन एरा वॉर, तो फिजिकल वॉर का एरा तो नहीं है, बट बायो वारफेयर तो चल ही रहा है एक टाइप से। लाइक यू ऑल नो दैट ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस था। तो धीरे धीरे हमारी दुनिया मतलब लाइक उसी तरफ जा रही है कि genetically engineered different things are being tried, and maybe that maybe or that will be used in future to do war on someone or something like that. Hypothesis हो सकती है, but we have seen the tragedy, the pandemic tragedy which have happened, and we all have noticed where it was engineered or something like that. So future is very difficult, but then we have to keep ourselves prepared for everything like that also, and I hope that our scientists are thinking about it. सर अब मैं आपके कोर जो आपकी एक्सपर्टी है उस पे आऊँगा, उसके पहले और कोई ऐसा एक्सपीरियंस वियर्ड बहुत अच्छा या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा आप शेयर करना चाहते हैं तो? Experience like related to पेशेंट और उस टाइम का जो patient कोविड का means था, COVID wala कोविड duration. वाला, Okay, okay. कोविड वाला। So in COVID wala duration, it was like there were many many patients who used to have different stories of themselves. And तो उसमें लाइक एक पेशेंट था जिसको लाइक एक फीमेल पेशेंट थी, उनके हस्बैंड्स बहुत हाई लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में थे, तो उनका भी ट्रीटमेंट हमने किया। उनको टोसिलिजुमैब बहुत मुश्किल से, मतलब ही वाज आल्सो स्टार्विंग फॉर टोसिलिजुमैब, फिर कहीं से बहुत मुश्किल से सऊदी अरब से आया था, but then she improved and then she developed some other means इस ड्यूरेशन में जैसे हमारी जो मीन्स जो ग्राउंड वर्कर्स रहती हैं वो क्लीन व्लीन करती हैं पेशेंट को, तो शी सॉ दैट देयर इज सम लंप इन ब्रेस्ट, एंड देन व्हेन आई वेंट देयर तो उसने मेरे को बोला कि सर देखिए, तो देखा तो उनको इतना बड़ा ब्रेस्ट कैंसर था। तो कई बारी कई चीज़ें अननोटिस्ड हो जाती हैं, तो काफ़ी ऐसी डिसीजेज भी थी उस दौरान जो पेशेंट्स को पता ही नहीं थी और उनको थी, और वो बाद में पता पड़ी जब को, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी सबसे कॉमन बीमारी थी जो लोगों को पता पड़ी उस दौरान, क्योंकि हम सबका ब्लड टेस्ट शुगर टेस्ट करते ही थे, तो न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो एक तो वो था, और दूसरी चीज़ ये थी कि अभी जो
जो कोविड में हमारे इतने रिलेशंस बने, तो कई पेशेंट ऐसे थे जो सर्वाइव नहीं करे, लेकिन उनकी फैमिली अभी भी हमको दे दे appreciate us for our efforts, and that is the good thing about we Indians, that we are emotionally अभी भी मतलब sorted out people. सर अब हम आपके कोर एक्सपर्टीज से रिलेटेड बात करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। आप लंग से रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं, तो स्मोकिंग एक इंडियन सोसाइटी में स्टेटस सिंबल बन गया है। पहले मेल सोसाइटी में ठीक है, 2015 के बाद से फीमेल स्मोकर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। क्या कैसे लेते हैं, कितना सही है? सही तो बिल्कुल भी नहीं है, बट क्या क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें? Okay, so there are 2-3 interesting things I would like to tell. जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने पीएमटी और पीपीटीज वगैरह का, तो आई रिमेम्बर इंसिडेंट। मैं दिल्ली में कनॉट पैलेस गया, उधर एक सीसीडी है, मैं वहाँ गया, तो फीमेल्स वेयर स्मोकिंग एट द गेट ऑफ इट। तो मुझे लगता है कि मीन्स अराउंड 15, जैसे आपने पहले पूछा कि फीमेल्स में स्मोकिंग बढ़ी है क्या, तो इन दैट उससे टॉपिक लिंक करके मैं बताता हूँ। तो लाइक मैं सीढ़ियों में कॉफ़ी पी रहा था, फीमेल स्मोक कर रही थी, तो दे वर लाइक लाफिंग एट मी कि ये तो मतलब जूजा है, लाइक ही इज नॉट स्मोकिंग। तो एज यू करेक्टली सेड दैट इट हैज़ बिकम अ स्टेटस सिंबल। तो पीपल थिंक एफ दे आर स्मोकिंग। आप इंदौर में आज कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी ये कैफ़े सोशल्स वगैरह जो भी जो हब हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, या जो एलीट क्लास, या जो ऑफिस के बाद हैंगओवर करते हैं, तो आई प्रोफेशनल्स, तो सब स्मोक जो है करते हैं, और उनको लगता है कि दैट इज़ स्मोकिंग इज़ फर्स्ट, मतलब स्मोकिंग के साथ जो रिलेटेड इतनी सारी मिथ्स हैं कि एक तो सोशल स्टेटस का सिंबल है, दूसरा एक किक देता है, एंड इट इज़ ट्रू दैट निकोटीन के थ्रू इट रिलीजेस सम हार्मोन इन द ब्रेन विच डोपामिन रिलीज करता है, दैट इज इट गिव्स अ किक, बट दे डोंट नो अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस स्मोकिंग। एंड सेकंड थिंग इज कि जो उनके साथ उनके दोस्त हैं, दे डोंट नो व्हाट इज सेकंड हैंड स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, थर्ड हैंड स्मोकिंग, which leads to further harmful diseases rather than the person who is smoking himself, correct? क्योंकि आप अगर स्मोक कर रहे हैं तो आपका रिस्क फैक्टर मीन्स अगर है, मीन्स यू कैन डेवलप सो मेनी डिसीजेस, बट द पर्सन हु इज़ नॉट स्मोकिंग, सो ही इज़ इनडायरेक्टली गेटिंग अफेक्टेड, तो उसको डिसीज होने के जो चांसेस हैं, तो वो ड्यू टू स्मोकिंग, क्योंकि वो स्मोक नहीं कर रहा लेकिन डिसीज हो रही है, तो परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट? ओके, पैसिव स्मोकिंग का वैसे ज़्यादा। स्मोकिंग लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट्स, है ना, एंड बिकॉज ही इज़ नॉट स्मोकिंग, तो अगर 0:10 देखें तो ही इज़ जीरो स्मोकर, बट ही इज़ डेवलपिंग 10% ऑफ डिसीज। और जो स्मोक कर रहा है वो तो स्मोक करने के बाद मीन्स ही ऑब्वियसली हैव 5% रिस्क एंड ही इज डेवलपिंग अ डिसीज, देन दैट इज ओके, बट जो नहीं कर रहा उसको, इफ ही इज गेटिंग सम डिसीज बिकॉज ऑफ अ स्मोकर। और ऐसा हमने देखा कि पैसिव स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यू रिमेन इन अ क्लोज ग्रुप, और या फिर योर रूममेट स्मोकिंग, दैट लीड्स टू। और सबसे बड़ी बात टॉडलर्स में जो बच्चे होते हैं, लोग सोचते हैं कि घर के बाहर जाके सिग्गी फूक के आ गए और घर के अंदर आ गए, तो हमने तो घर के बाहर फूका, बट द हार्मफुल केमिकल्स दे रिमेन इन द एयर एंड दे सेटल ऑन द ग्राउंड, एंड इफ अ टॉडलर इज प्लेइंग, then those harmful chemicals can go into the passage of the kid, and they can develop many severe diseases. I means I don't have data, but I have seen the kids of the family who are smoker, in which elders are smoker, they develop respiratory complications very soon. पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अस्थमा होगा तो हेरिडिटी से होगा, और सीओपीडी होगा तो जो स्मोक करता है उसी को होगा, बट नाउ ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, पीपल आउट ऑफ एवरी 10 किड्स 4 किड्स आर डेवलपिंग एस्मा इन क्लास। तो एस्मा कोई ऐसा नहीं है कि एस्मा एक बीमारी है जो एक पर्टिकुलर जेनेटिक ग्रुप वाले पेशेंट्स को होगी। एस्मा इज नाउ बिकम ह्यूज बर्डन ऑफ डिसीज। आपने बोला स्मोकिंग से निकोटीन के कारण किक मिलती है लोगों को, इसलिए उधर शिफ्ट होते हैं, तो ये वाला किक किसी नेचुरल हैबिट के थ्रू So भी मिलता है? natural habit, see, there are two aspects of it. First is if a person listens to music, if a person is good in playing badminton or cricket or whatsoever games, so there are multiple things which can release hormones of your brain, है ना? So smoking की वजह से, smoking, why there is addiction to smoking, I told you that, but because people want to get addicted to it. Otherwise, there are multiple other things which can release those hormones and make you feel comfortable.
or you know can give you a kick. Correct. For me, music can give me a hardcore kick, है ना. If I talk to some of my genuine friends for 5 minutes, अगर हम जो हम बोलते हैं कि आज भी, मैं अगर मेडिकल कॉलेज की भाषा में बोलूँ तो बकर करते थे हम. रात मतलब हम रात रात भर बैठ के बिना सिग्गी पिए सिर्फ चाय पी के भी किक ले लेते थे और बकर मारते थे रात भर, है ना. तो जो आज चाय, मीन्स आई डोंट वांट टू टेक नेम के चाय सुट्टा और समथिंग, बट सिर्फ चाय से भी काम चलता था हमारा. करेक्ट. तो आई वांट टू टेल यंगस्टर्स कि दे आर मल्टीपल थिंग्स, और इनफैक्ट जो स्मोकिंग रिलेटेड एडिक्शन है, तो उसका एक पार्ट सिर्फ ऐसा है जो थेरेपी है, मेडिकल थेरेपी. बाकी जो पार्ट है वो यही है कि हाउ साइकोलॉजिकली वी कैन इम्प्रूव दैट पेशेंट, हाउ वी कैन आस्क देम कि जब भी वो किक आए, क्योंकि दैट कम्स इन क्रेस्ट एंड ट्रफ्स. तो वो जो 5 सेकंड की किक आती है, तो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन परस्यू योर हॉबी, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, यू कैन go to swimming, you can do anything, like you can talk to your friends or your genuine family member who who seriously want you to leave smoking. So you have to take in that sense. Or मैं means though I am not promoting के alcohol लो, but I tell all my patients के once a month alcohol is okay for me, but daily smoking create more hazard rather than alcohol. So smoking is the worst thing a person can do for his or her health and family members' health. सर अभी जैसे एकेडमिक्स और एजुकेशन के लिए बच्चे अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के बाहर आते हैं, जिस भी मेट्रो में जाते हैं ये कल्चर बड़ा नॉर्मलाइज हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ मूवीज और समथिंग. तो पेरेंट्स कैसे कुछ पता लगा सकते हैं, या टीनेजर्स भी इससे दूर रहे, पेरेंट्स को पता चल सकता है कि ये स्मोक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ? फिर तो वही वाली बात हो गई कि पेरेंट्स को स्पायर छोड़ने पड़ेंगे, है ना. तो एज आई सेड, मीन्स एज वी आर डिस्कसिंग अर्ली इन आवर प्रोग्राम दैट कि मैं जब कोटा गया या मेरी सिस्टर गई, या तो हमारे पेरेंट्स को हम पे ट्रस्ट था कि दे हैव इनकलकेटेड दैट बिहेवियर्स इन अस, कि अगर हम सुपारी भी खाते थे तो वो डांट देते थे हमको, एंड दे न्यू दैट देयर इज सम फियर इन अस. तो आजकल के पेरेंट्स को, मीन्स इवन इफ आई हैव अ किड राइट नाउ विच इज़ 4.5 years, तो हम जब आज किड्स को पाल रहे हैं तो हमको लगता है कि हम उनको गुस्सा करते हैं तो वो उल्टा मीन्स दे बिकम रूड टू अस एंड दे से, बट ऐसा पहले नहीं होता था. तो देयर वाज अ फियर अमंग अस. तो मुझे लगता है कि थोड़ा फियर, फैमिली का पीयर प्रेशर और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, विच when you do something wrong you should feel that I am doing something wrong. अगर वो गिल्ट फैक्टर है, तो if you start you won't continue it for long, and you will feel that कि अगर पेरेंट्स को पता पड़ गया, किसी को पता पड़ गया तो गलत हो जाएगा. एंड सेकेंडली, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, लाइक इफ यू आर 20-25 जस्ट नाउ एंड इफ यू आर स्मोकिंग currently, then I don't know how long you will be off side effects of all these things. सर कई बार जो चेन स्मोकर्स होते हैं, काफ़ी टाइम से स्मोक कर रहे होते हैं, वो मन बना लेते हैं कि मुझे क्विट करना है. तो 3 स्टेप ऐसी चेन स्मोकर्स के लिए कि वो धीरे-धीरे उस चीज़ को छोड़ पाएँ. ओके. सो देखिए, 3 स्टेप आपने पूछी, तो 3 ऐसे कोई स्टेप 3 नहीं है, बट मैं एक आपको ओवरऑल उसका वो बताता हूँ, क्रक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, धीरे धीरे कुछ नहीं होता. इफ़ यू वांट टू स्टॉप स्मोकिंग, यू हैव टू चूज. मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, तू बता दे, यू टेल मी विच डे यू आर गोइंग टू स्टॉप. लेट्स से टुडे इज 15, 16, 17, 16. तो आई विल आस्क हिम, यू टेल मी द बेस्ट वे. तू 25, अच्छा, इफ यू आर सेइंग टिल 25 यू स्मोक लाइक एनीथिंग व्हाट एवर यू लाइक, बट यू इफ यू वांट टू लीव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द मोटिवेशन. अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो मैं सिर्फ फैमिली का कोई पकड़ के ले आया कि बस डॉक्टर साहब इनकी छुड़वाओ, तो वो बंदा कभी नहीं छोड़ सकता, बंदा बंदी जो भी है. तो आई हैव फीमेल पेशेंट्स, genuine female patient who smoke 2 packets a day cigarette, correct, and for last 10 years, and they tell me story कि ऐसा हो गया था हमारी ज़िंदगी में, वैसा हो गया था, and we started smoking. They don't know, they think कि only lungs will be affected, but from hairs till any other organ of the body that gets affected by smoking, even giving birth to a baby, or bladder cancer or stomach cancer. There are multiple number of things which can happen due to smoking. So I tell them, you tell me a day. So let us plan a day.
if you have motivation first, second you tell me a day, and on that day we will start the treatment. But that day will be the last day, because in multiple studies it is seen that if any patient have tried to gradually reduce smoking, they have failed in it, and they are the best known remission patients who means relapse patient, they again start smoking. So it can never be gradual. So there are some scorings in which we ask particular question के सोने के कितनी देर बाद उठते हो तो कितनी देर बाद पीते हो, through which we can know the level of addiction. तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको एक चूजिंग डे देते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एडिक्शन देयर आर मल्टीपल थेरेपीज लाइक निकोटेक्स गम होती हैं, च्युइंग गम्स होते हैं. तो दे आर मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी. एक कंट्रोलर थेरेपी जो रेगुलर देनी होती है, और रिलीवर थेरेपी मान लो बीच में वो कंट्रोलर थेरेपी के बाद भी बीच में कभी ऐसा किक आता है, तो उस टाइम पे क्या करना है. तो देयर आर मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ थेरेपी along with some medications which can be given. And along with that we ask him to go to a psychological counselor who talks to him. So we need some family members who can talk, "Okay, you are doing good, you are doing good, that's we are with you, है ना, you have to do this for us," है ना, sort of thing. Motivation should be there. You have to ask patient their hobby so that they can pursue it when they have such kicks. You have to ask them to leave those social gatherings which lead them. क्योंकि मैं IT प्रोफेशनल्स को देखता हूँ, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बस हम ऑफिस से बाहर 2 मिनट के लिए ब्रेक में जाते हैं, तब हम अपने दोस्तों के साथ पीते हैं, बाकी दिन भर नहीं पीते. दैट इज नॉट एडिक्शन, but that will lead to addiction one day, correct? So you have to leave those small just fun loving habits also sometimes, so that you can don't become addictor of the thing. आपने जैसे बोला कि एकदम से नहीं छूटती है, बट कई बार कई लोग छोड़ने की सोचते हैं तो फिर बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं. ऐसा सुना है मैंने कि मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ कब कब. तो ये सब क्या होता दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि व्हेन अ पेशेंट कम टू अस, तो हम उससे पूछते हैं कि तुमको क्या क्या प्रॉब्लम होती है. जैसे कोई बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम होती है, मैं टॉयलेट नहीं जा पाता उसके बिना. तो वी मेक श्योर कि उसकी वो प्रॉब्लम उसको ना हो, तो वी गिव सम एड ऑन्स टू दैट, है ना. जैसे किसी को पसीना आ रहा है, एज यू सेड, देन, और या फिर किसी को मीन्स वही सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो रहा है, तो उसको फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट वी ऐड सम मेडिसिन लाइक बुप्रोपियन. मीन्स आई वोंट टेक नेम ऑफ, बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसा है कि नाम सुना उसको यूज़ करने लग गए. तो आई वोंट टेक नेम ऑफ मेडिकेशन. तो दे आर मल्टीपल मेडिकेशन विच कैन बी गिवन एंड टेक हेल्प. So that is why it needs, as I said earlier also to you, that I don't see 200 or 100 patient. I don't like to be that kind of doctor. तो 20-25 पेशेंट, that is why I said कि those number of patients are enough. क्योंकि अगर आप एक पेशेंट को भी genuinely देख रहे हैं तो it takes around 10 to 15 minutes. एंड फॉर काउंसलिंग, अगर मान लो स्मोकिंग सजेशन वाला पेशेंट है, तो एज आई टोल्ड यू कि हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं उसमें कि दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. So if you really want to treat a patient, I remember by name, I have many patients जिन्होंने 40 साल, एंड those two are villagers. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एलिट क्लास का पेशेंट है जिसको समझाने पे मतलब लाइक ही इज फॉलोइंग ईच एंड एवरी क्विक टाइम एंड ऑल. गांव के पेशेंट्स भी हैं जिनको मैंने लाइक पैचेस लगाए हैं, निकोटेक्स पैचेस और ये वो, एंड दे वर सिवियर they were having severe addiction, but they are now off smoking. तो और द बेस्ट टाइम टू स्टॉप स्मोकिंग इज यू आर अ डिसीज पेशेंट. मीन्स तुम्हें किसी और, जैसे कोविड में किसी को कोई बीमारी हुई है और तुम अफेक्टेड हो, तो लाइक पेशेंट को बोल दिया कि देखो तुमने स्मोकिंग ज़्यादा की इसलिए तुम्हारी डिसीज ज़्यादा है. तो दैट वाज द लास्ट डे इन मैनी पेशेंट्स हु स्टॉप्ड स्मोकिंग. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ई सिगरेट और वेपिंग को लेके बड़े मिथ चल रहे हैं कि इससे तो कुछ प्रॉब्लम होती नहीं. So let me tell you, means I'm not sure, but I read that US FDA has already disapproved of e-cigarettes, because there are multiple studies. I have presented in national conference, means I went in national conference, I presented a lecture on e-cigarettes and vaping product associated acute lung injury. So now there are studies which suggest that कि ये सब करने से भी lungs खराब होते हैं, है ना, correct? तो and there are multiple mechanism for it. So that is totally wrong to start vaping products and saying that it won't lead to harmful effects of smoking. Though harmful effects are of different type, correct? But that can lead to acute lung injury, and it can also destroy the homeostasis of your lung. So
ये बिल्कुल बेफितूर की बात है कि ऐसा होता है कि उससे कुछ नहीं होता। और रेदर देन दैट, अगर सही में यू आर, मतलब कई लोग तो वेपिंग इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि इससे हमारी आदत छूट जाएगी, या हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आदत तो पड़ चुकी है तो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते, ये कर लेते हैं। तो यू नीड लिटरली नीड हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, यू गो टू डॉक्टर rather than wasting your money and time on that. Doctor can genuinely help you in out in de-addiction. इसके साथ अभी इंटरनेट पे हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो हर्बल सिगरेट भी दिख रही थी वहाँ पे कि कुछ पत्तों मुझे माफ़ में। कीजिए, आई हैव नो ऑलेज नॉलेज अबाउट दैट। हर्बल की, मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में या हमारे विज्ञान में जो भी चीज़ें इंडिया में पहले से यूज़ करती हैं, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, वो चीज़ें यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि तुलसी का काढ़ा पीना, जो हमने कोविड में सब लोगों ने किया, जितने सारे हैं। बट जो मैन्युफैक्चर होती हैं किसी कंपनीज के थ्रू, उनमें क्या है वी डोंट नो, है ना। तो अनटिल अनलेस यू आर वेल अवेयर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यू शुड नॉट टेक इट, अदरवाइज दोज कैन हैव हार्मफुल केमिकल्स ऑल्सो। तो आजकल बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूँगा, कंपनी नहीं तो मेरे पे केस ठोक देंगी, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पतला होने के लिए ये वाला, ये पियो जूस, ये शेक पियो, बट once you stop that you rebound, your obesity gets rebound. So better than that, you should develop your healthy lifestyle, like salad khana, means if you just सस्टेनेबल। means which is sustainable, you means you change your lifestyle and then work on that rather than on shortcuts. तो ऐसी हर्बल सिगरेट्स का आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट with time people may know that what harmful effects it is causing or not. सर हमने जितना डिस्कशन किया उसमें स्मोकिंग और सेक्सुअल लाइफ इसका क्या कोरिलेशन है? सी, स्मोकिंग और सेक्सुअल लाइफ का कोरिलेशन मैं आपको ऊपर से नीचे तक, मतलब ब्रेन से लेके नीचे तक बताता हूँ। सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं जैसे मैंने बोला। तो जैसे मीन्स जो भी यंगस्टर्स हैं उनको एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें स्मोकिंग से एक्साइट होती हैं। दे देन दे आर लेस इंटरेस्टेड इन द एक्टिविटीज अराउंड देम, करेक्ट। दे डोंट लिव इन हारमोनी। अगर मीन्स स्मोकिंग कैन अफेक्ट इन सम फॉर्म दैट कि हम हमारी ब्रेन की सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। तो सर्केडियन रिदम मतलब यही होता है कि ब्रेन बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्टर्ब होता है, करेक्ट। तो वो डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जो पीस पीस लविंग पीपल होते हैं ना, वो नहीं रह जाते हैं ज़्यादातर, सब इरिटेट होते हैं। तो वो लेके मीन्स सेक्सुअल लाइफ उससे तो इफेक्ट हो ही रही है कि आपका जो एनजाइटी, डिप्रेशन और वो वाला सारा पार्ट है। उसके अलावा जो मेल्स हैं उनको इम्पोटेंसी हो जाती है, प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो जाता है। फीमेल्स होती हैं उनके ओवा की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। देन अगर अर्ली लाइफ में पीपल आर नाउ इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मल्टीपल रिलेशन, उसमें फिर वो पिल्स लेते रहते हैं तो उनसे पूरी जो बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी स्मोकिंग के मीन्स स्मोकिंग जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बॉडी पे बहुत सारे हैं। और उसके कारण जो है इम्पोटेंसी से लेके जो मैंने आपको बताया कि जो किड्स भी रहते हैं, जो बच्चे अगर मान लो कंसीव कर भी गए तो ऑर्गोनेजेनेसिस जो फेस रहता है फर्स्ट 3 मंथ्स का, उसमें भी माल फॉर्मेशन, कंजेनिटल माल फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो बच्चा मीन्स अगर इफ दे हैव कंसीव्ड ऑल्सो देन मीन्स किड कैन बी ऑफ हैव सम डिसीज। तो there are multiple harmful effects on that and people have to understand it in toto, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग स्मोक कर रहे हैं तो 90 आके मेरे से लड़ेंगे, अरे हमें तो कुछ भी नहीं होता, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है ना, करेक्ट। तो obviously if I have some knowledge I can share, and believing it or not that you have to follow, you can, there is multiple amount of data you can see on the net, बट नेट क्या होता है कि बायस्ड होता है, करेक्ट। देयर आर 100 लिटरेचर्स इन विच 5 आर करेक्ट बिकॉज दे आर रिसर्च आर्टिकल्स, 95 आर रॉन्ग, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको जो 95 आर्टिकल जो आपके बेनिफिट के हैं कि नहीं नहीं स्मोकिंग से कुछ नहीं होता, आपको वो बढ़ के अगर अच्छा लग रहा है दैट इज़ अप टू यू। बट जो 5% जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो कह रहे हैं कि इनसे इम्पोर्टेंसी होती है, इससे प्रीमैच्योर एजैकुलेशन होता है, ओवा की क्वालिटी ख़राब होती है, कैंसर होते हैं, मल्टीपल कैंसर्स, तो अगर वो रिसर्च आर्टिकल्स कह रहे हैं तो देयर इज़ सम ट्रूथ इन दैट। एंड इसलिए ही कैंसर हॉस्पिटल में भीड़ नहीं बढ़ी हुई है, देयर हैज़ टू बी सम रीज़न, है ना। तो लोग बोलते हैं पहले के ज़माने में डायग्नोसिस नहीं होता था, अब डायग्नोसिस होने लग गया, करेक्ट।
लेकिन हाँ, वी ऑल्सो नो कि पहले के ज़माने में डायग्नोसिस नहीं होता तो भी कितने लोग कैंसर से जाते थे और कितने नहीं जाते थे। तो अगर आँख बंद करके हमको चलना है तो देन वर्ल्ड इज़ नॉट मीन्स स्मॉल इनफ। बट अगर इफ़ यू वांट टू ट्रस्ट देन आई ऑलवेज से स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट थिंग अ यंगस्टर कैन डू। करेक्ट? सर डे टू डे लाइफ में हम लोगों को कई लोग ऐसे मिलते हैं जो खांसते रहते हैं छोटी-छोटी और उनको ऐसा लगता है नॉर्मल है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या सीवियर प्रॉब्लम को लीड कर सकता है? खाँसी के हज़ार रीज़न्स हो सकते हैं ना। और जो आपने बोला कि डे टू लाइफ में जो लोग जैसे कुछ होते हैं हिस्टेरिकल, जो हैबिचुअल कफ होते हैं, जो मतलब सिर्फ खांसते रहते हैं, उसका कोई रीज़न नहीं है ना। और फिर उसके बाद मल्टीपल वैरायटीज ऑफ पेशेंट हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कफ का कोई एक्चुअल रीज़न है। तो ऐसा बोलते हैं कि इफ़ यू हैव अ कफ ऑफ मोर देन 7 to 10 days देन यू शुड सीक अ डॉक्टर। वाई? बिकॉज इफ देयर इज सम डिसीज इट कैन प्रोग्रेस। मान लो लाइक टीबी का इलाज है, अगर 14 दिन बाद टीबी डायग्नोस हो जाता है, 14 दिन की खांसी है, आपने एक्सरे कराया, स्पूटम किया, उसमें टीबी आ गया, तो आप इनिशियल फेज में ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। वही आप लो 3 महीने से खांसी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑलरेडी जब एक्सरे करते हैं तो लंग पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसके बाद अगर हम इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है आप नॉर्मल तक, मतलब यू कैन नॉट become normal like earlier. So the earlier the better. You should seek means if you have cough more than 7 days, you should definitely go to a expert. Correct. But being said that कफ जैसे बच्चे को मैंने बोला 10 में से 4 बच्चों को आजकल एस्मा होने लग गया है ना। करेक्ट। या फिर एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर कुछ एलर्जिक बच्चे रहते हैं उनको कफ होता रहता है। तो कोविड के बाद एक ये भी टैबू बन गया कि स्कूल में अगर ज़्यादा खांसी कर रहा है तो इसे घर ले जाओ, स्कूल मत भेजा करो। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के दिमाग पे पड़ता है ना, वो जो दूसरे बच्चों से कॉम्पीट कर रहा है, और आजकल की इतनी जो है फास्ट लाइफ है जिसमें यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी डे, तो उसमें वो अगर लेट बैक हो जाता है तो फिर वो कभी वापस ही वोंट बी एबल टू कम्पीट। सो the best way out of it is, if you have cough more than 7 days, you should seek the consultation of a doctor. And if a doctor has given in written कि the kid is ultra normal, nothing is wrong in that, he just have allergic cough or something, and we are treating for him, you can take a certificate from the treating doctor, and then you should, don't, you should not hinder the life of a kid just because that cough can cause some means you can disease to some other patient. जब आप टीबी के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो इसमें उसके फूड या न्यूट्रिशन का कितना इम्पोर्टेंट होता है? सी दो चीज़ें हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर कोई इंसान दुबला पतला है तो वही सिर्फ डिसीज है ना। ओबिसिटी इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग डिसीज। तो जो अल्ट्रा ओबीज है मीन्स जिसको मॉर्बिड ओबिसिटी बोलते हैं, और जो कैचेक्सिक है, तो दोनों ही डिसीज हैं। तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें पर्सन का बीएमआई 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। इनफैक्ट अगर बेस्ट बोलूँ तो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। करेक्ट। और उसकी एक जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी फूड, इंडियन डाइट बहुत अच्छी डाइट है जिसमें दाल प्रोटीन है, रोटी कार्बोहाइड्रेट है। करेक्ट। और हरी सब्जियां हैं, विटामिन हैं, फल फ्रूट हैं। तो इंडियन डाइट इज़ मोर देन इनफ फॉर एवरीथिंग, है ना। अगर वो प्रॉपरली ले रहे हैं तो देन दैट इज़ गुड इनफ। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कोविड जो टीबी के पेशेंट होते हैं, कई बार ऐसा होता है फैमिली वाले चावल बंद कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं, और वो बंदा पतला हो जाता है। तो टीबी के पेशेंट को मैं हमेशा कहता हूँ, अगर वो डायबिटिक नहीं है, अगर वो डायबिटिक नहीं है और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि कोई किडनी का पेशेंट नहीं है, मतलब जिसको कुछ रेस्ट्रिक्टेड डाइट देनी होती है, अगर टीबी के अलावा और कोई बीमारी नहीं है, तो जो खाना हो whatsoever suits you and which can increase your weight, you can take that। तो शरीर की प्रति हम इन शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो इम्प्रूव होता है प्रॉपर डाइट से, तो फिर टीबी से फाइट करने में और अच्छी हेल्प होती है। आपने बोला दाल चावल, तो इंडियन सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन डाइट में वो प्रोटीन मिल जाता गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ। बाकी जो कैल्शियम की या विटामिन डी सी की डेफिशिएंसी है, तो आजकल सबके नैनो शॉट्स सबके आने लग गए हैं, पीपल कैन टेक इन बिटवीन दैट। सन धूप में नहीं निकलते बच्चे, थोड़ा धूप में निकलें तो विटामिन डी थ्री बने। तो जो भी डेफिशिएंसीज हैं बस एक दो चीज़ों की हो सकती है, बाकी तो आई थिंक गुड इनफ।
क्या कभी कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया कि उसको सिम्पटम कुछ नहीं दिख रहा बट उसकी स्थिति बहुत क्रिटिकल रही हो बाद में कि ना खांसी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, ना कफ हो रहा है, बट जब डायग्नोस किया हो तो कुछ ऐसा निकला हो? ये ऐसे तो रोज होता है। अच्छा। पेशेंट आता है, कहता है हम तो बिल्कुल अच्छे आए थे, डॉक्टर साहब ने खराब कर दिया। तो जोक्स अपार्ट, काफ़ी पेशेंट होते हैं जिनको मान लो डायबिटीज़ है या किडनी की कोई बीमारी है। तो नॉर्मल पेशेंट जिनको निमोनिया या कफ हो रहा है या टीबी हो रहा है, उनको फीवर आता है ऐसे, बट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनको ये सब सिम्टम्स नहीं होते कई बारी। तो लेकिन फिर एकदम से वो फ्लेयर अप होते हैं, क्योंकि जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो पता पड़ता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो ऐसा कई बार ही होता है। हमारे लंग्स में जो बोलते हैं ना, जो कोविड में हुआ, थक के जम गए फेफड़े में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, वो पेशेंट्स तो बिल्कुल अल्ट्रा नॉर्मल आते हैं। बस उनका देखो तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत कम रहता है और सब, उनको कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं हो रही, और एकदम से एक और थ्रोम्बस आता है और उनकी जान चली जाती है। तो मेडिकल फील्ड में कुछ भी कॉइन के पहलू की तरह नहीं है, या तो वाइट या मतलब या तो ये पार्ट या वे पार्ट। ग्रे बॉक्स भी बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसमें डे टू डे लाइफ में जिसको ये सब चीज़ें डायग्नोस अपने लेवल पे करना है तो ऐसे कोई 2 पॉइंट के उसे ये ट्राई करते रहना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ टाइप से, ऐसा कुछ एक्सरसाइज या कुछ? सी, जो आपने पूछा कि क्या करते रहना चाहिए, तो इसमें एक और चीज़ जो मतलब आपके क्वेश्चन को लीड करने के लिए मेरे के दिमाग में यही कि आजकल जो यंगस्टर, जैसे आज, जैसे आप भी हैं, आपको लगा यार, जैसे मैंने बीएमआई वाला पार्ट बोला तो आपने एकदम से देखा, अरे बीएमआई मेरा तो शायद ज़्यादा है, तो मैं कल से 50 किलोमीटर चलूँगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पोस्ट कोविड आपके टॉलरेंस कितना रह गया है और आपके बॉडी पे आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए हैं। आजकल जो हम सुन रहे हैं कि शादी में डांस कर रहे थे, एकदम से डांस करते करते गिर गए, ये कर रहे थे और बिल्कुल फिट थे, फिर क्या हो गया। तो दैट इज़ कि हमारी बॉडी को एंड्योरेंस के लिए टाइम चाहिए होता है, लाइक यू स्टार्ट विद 1 किलोमीटर, देन इंक्रीज इट टू 2 किलोमीटर, बिकॉज मे बी योर हार्ट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल विथ वॉट ओवर एग्जर्शन यू हैव डन। तो यू हैव टू जनरेट स्लोली, है ना, एंड डेवलप स्लोली। एंड सेकंड थिंग इज, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था? मुझे ये समझना है कि जैसे वो क्या वो प्रैक्टिसेस कैसे कर हाँ, सकते हैं? कोई तो सी, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, लाइक आप 40 से ज़्यादा हो गए हो तो यू कैन डू अ ईयरली हेल्थ चेकअप, करेक्ट। तो दैट इज़, आजकल सारे हॉस्पिटल्स में एक काफ़ी प्रोफेशनल हेल्थ चेकअप्स हैं, जो सारी चीज़ों जिसमें इको टीएमटी से लेके चेस्ट एक्सरे से लेके सब कुछ होता है। देन सेकंड थिंग इज़ कि हर जो बीमारी होती है उसके 2-3 डिफरेंशियल होते हैं, मतलब लाइक मान लो मुझे इधर चेस्ट में पेन हो रहा है, जो कि अभी मुझे हो रहा था नहीं पहले, मैं तो देख मुझे एसिडिटी लग रही है। अब बिकॉज मुझे वो फ्रिक्वेंटली होता रहता है और मैं मल्टीपल टाइम ईसीजी करा चुका हूँ, और मुझे पता है कि वो बेसिकली एसिडिटी की वजह से हो रहा है। बट अगर आपको कुछ भी छोटा सा भी इशू हो रहा है और वो परसिस्टेंट है, देन यू शुड सीक हेल्प ऑफ अ डॉक्टर। दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी चीज़ को आप एज इट इज नहीं छोड़ सकते, है ना, assumption। यू एजम्पशन पे नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मीन्स हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे इंडिया में, और बाकी फॉरेन कंट्रीज को नहीं पता, हमें इंडिया में पता है कि हम एक बार पीवीआर जाएंगे, 1,000 रुपये फूक के आ जाएंगे। पीवीआर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे तो हम पॉपकॉर्न भी लेंगे, क्योंकि हमारी आदत है शोबाजी करनी। तो हम पीवीआर जाएंगे, या होटल पर से इन इंदौर आप एक 3-4 फैमिली मेम्बर जाएंगे, 2,500 to 3,000 bucks इज नॉट टू मच, आई वुड से। बट हम हेल्थ के लिए, अगर मैं कहूँगा कि एक सीबीसी करा लो 300 रुपये की, तो पीपल विल से हम अच्छे तो है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट। बट इफ आई एम सेइंग बीइंग अ डॉक्टर के तू पेल दिख रहा है, तेरा हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, बट ही सेज के नहीं नहीं, हम तो कितनी बार करा, जो 1,000 बार करा चुके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी, करेक्ट। इफ ए पर्सन इज हेल्दी, देन दुनिया की कोई भी चीज़ ज़्यादा मीन्स उसको परेशान नहीं कर सकती है। अगर कोई हेल्दी नहीं है, देन एवरीथिंग इज़ गॉन। और ये चीज़ हमने कोविड में समझी, और 6 महीने तक लोगों ने बोला भी कि अब तो लाइफ में हेल्थ के अलावा किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देनी है। लेकिन ट्रस्ट मी, विथ 3 पीपल आर सिटिंग हियर, आज हम तीनों में से कौन हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है? बिकॉज हम हेल्थ को प्रायोरिटी देते ही नहीं है, और ये हमारी हैबिट में आ गया, बचपन से ही आ गया। क्योंकि पहले के ज़माने में तो ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं, मेडिकल स्टोर से दवाई, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी। अब नेट आ गया है, तो गूगल बाबा से, और अभी तो लाइक पीपल आर सेइंग कि एआई विल रिपोर्ट द एक्सरेज ऑल्सो, एआई विल
check the CT scans also, and give the report, and AI will operate the patient also, correct? But then you have to understand there are limitations in anything, because AI is made by a human being, correct? And any human being cannot be supra genius, correct? तो जैसे आपको मान लो कुछ चीज़ की नॉलेज 80% है या 90% है, बट हो सकता है किसी चीज़ की नॉलेज आपको 10% हो, करेक्ट? तो आप कितना भी डाटा उसमें डाल दोगे, बट अल्टीमेटली ह्यूमन माइंड इज ह्यूमन माइंड, एंड फॉर एनीथिंग ह्यूमन विल बी नीडेड, करेक्ट? वो केस टू केस वेरी करेगा, वो तो एक फिक्स फॉर्मेट में करेंगी चीज़ें। आपने क्या डिसीजन लिए होंगे 8,000 10,000 करेक्ट। पेशेंट को आज हम ट्रीट करने मेडिकल में। फील्ड में मान लो एक पेशेंट आया, उसको ए डिसीज है, उसको ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट करते करते जैसे आपने बोला कि पेशेंट अच्छा भी हो रहा है, फिर एकदम से बीमार हो जाता है, तो उसे बी डिसीज हो जाती है ट्रीटमेंट करते करते, तो फिर हम उस बी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन एनी ह्यूमन बॉडी देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, एंड गॉड हैव मेड इट सो ब्यूटीफुली that it is working in homeostasis, with every organ is working in homeostasis, correct? बट एक भी ऑर्गन का अगर कुछ भी इशू होता है तो सारी बॉडी गड़बड़ाने लग जाती है। तो दैट इज मतलब अ गॉड मेड थिंग, एंड नो मशीन और समथिंग कैन पर टेक इट परफेक्टली। सर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की काफ़ी सारी रील्स देखने को मिलती हैं इंस्टाग्राम पे, तो जो जिनका सिटिंग जॉब है तो उनको कुछ एक दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बता सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में कहीं भी बैठ के कर ले। देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मतलब 100 हमारे योगास में सारी ब्रीदिंग, अनुलोम कपाल भारती भस्त्रिका ये वो सब है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एग्जर्शन कर रहे हो, मीन्स लाइक आपकी सिटिंग जॉब है, जैसे मैंने बोला, अगर आप 2-3 किलोमीटर भी चल रहे हो, तो जब चलते हैं तो भी तो हम ब्रीद हैविली, वी ब्रीद हैविली, करेक्ट? तो दैट इन इटसेल्फ इज अ एक्सरसाइज, करेक्ट? तो what I mean to say is कि if you are doing some physical activity, that in itself is a breathing exercise. But if you are not doing any physical activity, दिन भर बैठे हैं और रात को जाके भी सो जाते हैं खाना खा के, then that is wrong. तो if you any kind of physical activity you should do, है ना? जैसे कि मैं, I will give my example. I think many times कि यार ये सुबह उठ के ये करूँ, but I am tired enough, तो I sleep and then I go to hospital straight away. But because I am roaming in hospital, so I don't try to avoid lift. So I walk up the stairs, I come down, and maybe in all these procedures throughout the day, I am here and there, and that that in itself is an exercise. As you asked me in initially that you are meeting me after some time and I have lost some weight, so I make sure that I do some physical activity in this form. तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब शोबाजी करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर यू योरसेल्फ नोज दैट हाउ टू मेक अ बैलेंस, इफ़ यू मेक दैट बैलेंस एंड योर बॉडी विल परफेक्टली वर्क। सर कोई सी ऐसी टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली डेवलप हुई हो या कोई सी ऐसी एप्लीकेशन जिसके थ्रू लोग कर रहे हो इन सब चीज़ों को अप्लाई, या आपको ऐसा लगा हो कि नहीं ये मशीन या कोई टेक्नोलॉजी ने तो बिल्कुल एकदम से रिवोल्यूशन ला दिया इस फील्ड में? सी technology like means rather than that I will tell you examples and subordinates, like अगर कोई स्मोक करता है, अगर इतने साल की स्मोकिंग कर ली है, तो वी कैन डू सीरियल HRCT टेस्ट, मीन्स देयर आर सम गाइडलाइंस इन यूएस के भाई लो वॉल्यूम CT स्कैन्स कर सकते हैं जिनसे रेडिएशन भी कम जाए और अगर कुछ अर्ली कैंसर के या कुछ साइंस हैं वो पता पड़ जाए। ऐसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रहता है, मीन्स जो ओबिसिटी रिलेटेड जो खर्राटे होते हैं और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स लोगों ने पढ़े हैं कि स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट कार्डियक MI हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो ओबिसिटी से रिलेटेड ही बीमारी है, रात को खर्राटे की बीमारी। तो आजकल कई मशीन आ गई हैं जो अपने लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट हो सकती हैं, रात को कितने खर्राटे आए, कितना ऑक्सीजन कम हुआ, रिंग्स आने लग गई, तो उससे हमें पता पड़ जाता है। तो हर फील्ड में जैसे लाइक मैंने बताया CT स्कैन से लेके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का स्लीप टेस्ट से लेके और लंग फंक्शन टेस्ट, लाइक हम हर पेशेंट्स का जो स्मोक करते हैं उनका लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसमें कितना लंग्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है या तो दे आर मल्टीपल थिंग्स, बट फॉर एवरी डिसीज दे आर डिफरेंट थिंग विच कैन बी डन एंड असेस दैट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम। सेलिब्रिटीज़ या बॉलीवुड स्टार्स को कई बार ऐसा सुना है कि ये स्मोक तो करते हैं और फिर ये लंग डिटॉक्स या लंग क्लीनिंग हो जाती है इनकी, तो ये कुछ होती है थ्योरी या ये सब सी मिथ है? एज आई सेड दैट हमारी जो देयर इज अ ग्राफ when we stop smoking, so how many year it will take to normalize the different things of the body or the lung,
तो ऐसे ग्राफ्स होते हैं, तो उसमें देखा है अगर स्मोकिंग स्टॉप कर दी तो 5 साल बाद इतना इम्प्रूव हो जाएगा, 10 साल बाद इतना इम्प्रूव हो जाएगा, जो एक्चुअल में स्टडीज में पाया गया। और बाकी सब जो है वो मिथ्या ज्ञान है, दैट इज अ फेक थिंग, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन, ऑब्वियसली इफ यू स्टॉप स्मोकिंग टुडे, अगर हम किसी भी स्मोकर का ट्रीटमेंट लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखते हैं? स्मोकिंग सेशन। द वेरी डे यू स्टॉप स्मोकिंग, डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट्स इन इटसेल्फ, बिकॉज बॉडी, मैंने आपको जैसे बताया कि भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसे बनाया है कि इट हील्स बाय इटसेल्फ, करेक्ट। Okay. तो बट फॉर दैट यू हैव टू यू नो इम्प्रूव योर हैबिट्स, करेक्ट। बाकी तो बहुत पेशेंट आते हैं, क्योंकि आई एम एक्सपर्ट इन स्कोपीज, आई टोल्ड यू दैट आई एम ट्रेन फ्रॉम चाइना, जाओ फॉर दैट। तो वो कहते हैं कि एक बार साफ कर दो लंग, ये वो, बट दैट इज ऑल फूलिश। आई डोंट, वी आर ह्यूमन बीइंग, आई डोंट ट्रैप सच टाइप ऑफ पेशेंट, आई से दैट यू आर अ फूल, इफ यू वांट यू कैन गो टू सम अदर क्लिनिक इफ दे कैन डू इट, आई डोंट डू सच टाइप ऑफ न्यूसेंसेस। हम्म। सर थोड़ा सा हट के मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने कहीं हम लोग रिसर्च कर रहे थे, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत एक कंसेप्ट है निक्षय मित्र, ये क्या कंसेप्ट है? सी, तो बेसिकली 2020 तक हम बोलते थे, RNTCP नाम होता था, टीबी जो एरेडिकेशन का प्रोग्राम चलता था वो RNTCP नाम से चलता था। हम्म, 2020 में उसका नाम बदल के हो गया NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम। हम्म, और WHO ने बोला कि 2030 तक टारगेट रखा है कि टीबी को एरेडिकेट करना है। बट हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मीन्स अगर हम टारगेट ही इतने ज़्यादा टाइम का रखेंगे तो हम उसे अचीव कैसे करेंगे, हम्म, करेक्ट। तो उन्होंने इसलिए वो टारगेट 2025 तक रखा। तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, जैसे कि 2000 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 14-15 तक जो टीबी डिटेक्ट करने वाली मशीन है, पहले होता था 15-15 दिन में डिटेक्ट होता था टीबी, मतलब किस टाइप का टीबी है, सेंसिटिव, ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। फिर उसके बाद कुछ मशीन आई जो सिर्फ 40 to 50 मिनट्स में बता देती हैं कि टीबी किस टाइप का है। हम्म, तो वो 2014 में 40 अराउंड मशीन थी, हम्म, जो कि अब करीब 5,000 हो गई इंडिया में, जो हर हेल्थ केयर सेंटर में, पी मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC में भी है। तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है जिससे जल्दी टीबी को इरेडिकेट कर सकें। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस जल्दी कैसे होगा, अगर एक दिन में ही पता पड़ जाएगा कि इस टाइप का टीबी है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो अर्ली डायग्नोसिस देन ट्रीटमेंट। तो अभी हर सेंटर पे, मीन्स छोटे छोटे टीबी सेंटर पे ड्रग सेंसिटिव के साथ साथ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ट्रीटमेंट भी चालू किया। फिर प्राइवेट पार्टनरशिप करी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में NGOs को इन्वॉल्व करा, उनको बोला कि यू हैव टू टेक केयर कि पेशेंट इज टेकिंग द ट्रीटमेंट प्रॉपरली और नॉट, क्योंकि कंप्लायंस, टीबी ट्रीटमेंट कंप्लायंस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। पेशेंट 2-4 दिन खाता, कहता है मैं तो परेशान हो गया। फिर कई पेशेंट्स को टीबी की दवाई नुकसान करती हैं, लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, तो उनको कैसे रीस्टार्ट करना है बंद करके, वो सब चीज़ें देखना। तो एक प्रॉपर सर्विलेंस सिस्टम ज़रूरी था जिसको NGOs और सबको इन्वॉल्व करके डेडिकेटेड टीम बनाए। लेकिन उसके बाद भी लूप होल्स रह रहे थे। तो फिर जो आप बोल रहे हैं निक्षय मित्र, एक कंसेप्ट आया कि इफ़ यू वांट टू हेल्प द सोसाइटी, इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग, तो व्हाई नॉट वी कैन गिव, मीन्स आप गोद ले लो 4-5 टीबी के पेशेंट्स, जो एवरी ईयर यू कैन, गवर्नमेंट इज गिविंग द मेडिसिन, गवर्नमेंट इज मेकिंग द डायग्नोसिस, यू जस्ट हैव टू एसेस, मीन्स यू जस्ट हैव टू हेल्प द पेशेंट इन कीपिंग देम, मतलब बहुत गरीब है तो न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर रहे। हम्म, तो जो एक्स्ट्रा अदर देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो पार्ट है, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट एंड इफ़ यू आर जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस इन दोज पेशेंट के ट्रीटमेंट लेना क्यों ज़रूरी है और वो बंद नहीं करे, तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ निक्षय मित्र। और आई डोंट नो, मीन्स करीब 17,000 मैंने सुना था कि निक्षय मित्र बनाए हैं okay, एंड दे आर हेल्पिंग द पीपल आउट। तो दैट इज मीन्स इट इज अ कोलैबोरेशन, बिकॉज विदाउट कोलैबोरेशन नो गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड कैन eradicate some disease, देयर हैव टू बी कोलैबोरेशन। और मैं तो कह रहा हूँ कि आज अगर मान लो मोदी जी आगे कहते हैं शाम को 8 बजे कि सबको अब और अच्छे से करना है, तो मीन्स करीब करीब 5 to 10% पॉपुलेशन और हम्म, मोटिवेट होती है। हम्म, तो दैट इज़ हाउ इट इज़, लाइक मीन्स कोई भी डिसीज़ रेडिकेट करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हम्म, 2025 तो आ ही गया है, हम्म, टीबी अभी भी बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं बट दे आर टेकिंग स्टेप्स कि हाउ वी कैन इरेडिकेट एज सून एज पॉसिबल। आज भी हमारे थोड़ा सा एजुकेशन की कमी तो है इंडियन सोसाइटी में, तो टीबी को लेके टीयर 2 टीयर 3 में क्या गलतफहमी या मिथ्स हैं आज भी? Tier 2 Tier 3 क्यों बोल रहे हैं, Tier 1 में भी है, ओ, करेक्ट। टाबू, टीबी हमेशा एक टैबू रहेगा, लाइक मतलब सी, पहली चीज़ तो ये है कि टीबी सिर्फ लंग्स का नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड टीबी बॉडी में किसी भी पार्ट का हो सकता है, ठीक है ना।
ब्रेन से लेके, आँख से लेके, लीवर से लेके, है ना, स्किन से लेके, हर चीज़ का टीबी हो सकता है। किडनी का भी टीबी अलग होता है। तो टीबी होता कैसे है कि जब कोई पर्सन को, मीन्स टीबी है, अगर लंग्स में टीबी है तो वो कफ करता है, तो ऐसा बोलते हैं कि वो 5 से 10 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। करेक्ट। लेकिन वो इन्फेक्ट करता है, वो डिसीज़ नहीं करता। इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया आपके शरीर में जाना और उससे वो बीमारी करना। जैसे जिसका मैं, जैसे आपने कोविड के क्वेश्चंस पूछे, तो कोविड तो सब मीन्स जाता भी था, लेकिन सब लोग डिसीज नहीं हुए इतने क्रिटिकल। करेक्ट। कुछ लोगों को कोविड ऐसे ही निकल गया भाई, बिकॉज कोविड पॉजिटिव आ रहे थे लेकिन कोविड के कोई सिम्टम नहीं आए। करेक्ट। ऐसे ही टीबी है, टीबी का इन्फेक्शन सबको हो सकता है, लेकिन डिसीज हो कि नहीं ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी इम्यूनिटी पर। करेक्ट। तो ये टैबू है कि टीबी का जो पेशेंट है 10-15 दिन का अगर वो ट्रीटमेंट ले लेता है, उसके बाद ही कैन कंटिन्यू डूइंग हिज वर्क, है ना। लेकिन उसको सोसाइटी बिल्कुल, अगर मेरे पास अभी 5-10 एग्जाम्पल्स हैं। एक पेशेंट है, वो ऑफिस आईटी वाला है, वो कह रहा आप टीबी मत लिखना मेरे डायग्नोसिस में, नहीं तो वो मुझे ऑफिस में नहीं आने देंगे। एक बंदी थी, उसे दुबई जाना था, कहीं भी फॉरेन कंट्री जाना है तो टीबी के साथ अलाउड नहीं होता वहाँ जाना। तो अब उसका हस्बैंड जा रहा था, तो वो कहती है कि नहीं नहीं आप मत लिखो, नहीं तो सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ 100% क्योरेबल डिसीज। सबसे पहली चीज़, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो 100% क्योरेबल है। अगर जिस बीमारी का 100% इलाज है, उससे क्या डरना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर घर में किसी एक को टीबी हो गया, तो क्या हम 5-10 दिन उसको अलग रख के ट्रीटमेंट करके, एक बार ट्रीटमेंट चालू हो गया तो बैक्टीरिया मरने चालू हो जाते हैं, तो 10-15 दिन बाद ही कैन जस्ट वेन एवर ही इज कफिंग यू हैव टू कीप मास्क ऑन हिज फेस, अदरवाइज ही कैन लिव विद अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसको टाबू की जगह हमको ये देखना चाहिए कि हम कैसे बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट को या फिर अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को बताना है कि अगर मान लो 5 ईयर से या छोटे बच्चे हैं जो एक्सपोज हैं उस पेशेंट से, जहाँ की मदर है वो फीड कराएगी ही कराएगी, तो उसको प्रिवेंटिव मेडिकेशन दे सकते हैं बच्चे को। तो जितना छुपाएंगे उतना, जैसे कई लोगों ने कोविड में छुपाई बीमारी, फिर एक्सटेंसिव बीमारी हो गई, फिर दे आर नॉट सर्वाइविंग नाउ। तो बेटर देन दैट यू कैन टेल योर फिजिशियन एंड दे विल हेल्प यू आउट इन दिस। इट्स नॉट अ टाबू, नो, इट्स नो मोर अ टाबू, बिकॉज इट इज़ 100% क्योरेबल। टीबी के पेशेंट अगर जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी अच्छे होते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। करेक्ट। जब आपका मेडिकेशन चलता रहता है उस ड्यूरेशन में जो पेशेंट है उससे और उसकी फैमिली को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बेसिकली? सबसे खास चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई, खाना पीना अच्छा होना चाहिए। इफ़ अ पेशेंट इज टेकिंग गुड डाइट, है ना, वेट इज इम्प्रूविंग, दैट मीन्स टीबी मेडिकेशन आर वर्किंग। करेक्ट। सेकंड थिंग, जैसा मैंने बताया कि इफ़ अ पेशेंट इज कफिंग, ही हैव लंग्स टीबी, देन ही शुड अवॉइड कफिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दे कैन वियर अ मास्क, है ना। थर्ड थिंग, जैसे कि ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, तो फैमिली मेम्बर्स शुड बी द सुपरवाइजर ऑफ दैट पर्सन। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, जैसे इसका पहले नाम था डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, है ना। वाई? बिकॉज पहले डेली बुला के ट्रीटमेंट वहीं खिलाते थे सेंटर पे, है ना। फिर लगा कि उससे कंप्लायंस कम हो रहा है, मतलब डेली तो कोई आएगा ही नहीं, तो फिर इससे, तो फिर क्या, 3 दिन करा हफ्ते में। फिर उसके बाद अभी क्या कर दिया कि फैमिली को 1 महीने का डिब्बा दे देते हैं और फैमिली को बोलते हैं कि यू आर द सुपरवाइजर, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका फैमिली मेम्बर स्वस्थ रहे तो आपको दवाई देंगे ही देंगे आप। तो जब फैमिली मेम्बर देता है और फिर महीने के एंड में वो पूरा डब्बा ले जाके उनको देना है खाली पत्ते का, कि दैट मीन्स यू हैव टेकन द मेडिकेशंस। तो हमारे पास तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो टीबी दवाई नाले में फेंक देते थे, पेशेंट इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर यू वांट योर फैमिली पर्सन टू सर्वाइव, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिज मेडिकेशन पार्ट। एक भी दिन टीबी का इलाज बीच में बंद नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द डे आपने बताया 8 से 10 घंटे 12 घंटे का आपका पूरा स्केड्यूल रहता है और हॉस्पिटल के वाइब्रेशन थोड़े से नेगेटिव होते हैं इमोशनली। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं आप? सी इसको मैं अदर वे में लेता हूँ, जैसे कि मैं जितने टाइम हॉस्पिटल में रहता हूँ, मैं अपने वर्क को एंजॉय करता हूँ। मैं उसको नेगेटिव लेता ही नहीं हूँ कभी। अगर मैं किसी को अच्छा कर रहा हूँ, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आके खुश होकर आ रहा है, तो वो नेगेटिविटी कहाँ से होगी, वो तो पॉजिटिविटी होगी। अगर कोई पेशेंट मान लो ट्रीटमेंट लेते लेते, लाइक ही इज नॉट सर्वाइविंग, मीन्स ही वाज सो डिसीज कि वो मर भी गया, लेकिन उसके रिलेटिव्स कहते हैं कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट मारे, तो वो नेगेटिविटी कहाँ रह जाती है, दैट इज ऑल पॉजिटिव। अब एग्जाम्पल्स एक्सेप्शन तो रहते ही हैं, 100 में से 5 लोग तो हमको भी कर्ज करके जाते ही हैं, लेकिन अगर मैं उस 5% कर्ज को देखूंगा, तो आई विल
नेवर एवर बी हैप्पी। तो 95% जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, और इफ़ आई एन्जॉय माई वर्क, अगर काम ज़्यादा रहता है, जैसे मैंने आपको बोला कि शुरू का 1 महीना जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि अरे मतलब कैसे होगा, और उसके बाद आज तक मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सोचने का कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि नेगेटिव। मैं इतना थक जाता हूँ। तो अगर आप अपना कोई भी वर्क हो दुनिया में, अगर आप उसको एंजॉय करते हो, लेके एंजॉय करते हो, जैसे मैं तो फिर भी सोता हूँ, प्रधानमंत्री जी अपने रात को 4 घंटे ही सोते हैं, 3 घंटे, लेकिन उनको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ही एंजॉयज दैट ना, ही एंजॉयज डूइंग इट। तो ऐसे ही मैं अपना काम एंजॉय करता हूँ। और बाकी फिर मैंने जैसे बोला कि हर इंसान की लाइफ में उसकी फैमिली होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करती है। तो अगर फैमिली है तो वो सारी थकान वैसे ही पूरी हो जाती है। एक आपकी फील्ड से हट के क्वेश्चन पे आता हूँ कि हमारी इंडियन सोसाइटी में इंजीनियरिंग और मेडिकल ये कैरियर ऑप्शंस को बड़ा अच्छा माना जाता है। तो पेरेंट्स को क्या आप एक एडवाइस करना चाहेंगे कि नहीं, अभी आर्ट में भी अच्छा कर सकते हैं बच्चे, स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स खुल चुकी हैं आज की तारीख में। सी एक थी मिलेनियल जनरेशन, एक थी जेन जी। जो मिलेनियल थी उसमें जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रेलिवेंट था। आजकल जो जेन जी आ गई है उसमें पेरेंट्स को ये सोचना होता है कि बच्चा कैसे डिस्टर्ब नहीं हो मेरा, हम्म। वो मतलब इरिटेट नहीं हो, या फिर बच्चा खुद ही ऑप्शन डिसाइड कर रहा है। आज की डेट में पेरेंट्स का रोल मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रह गया है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि पेरेंट्स डिसाइड करते थे, जैसे हमारे पेरेंट्स थे तो वो हमको एक रास्ता दिखाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं रह गया। आजकल जेन जी जो है वो खुद ही डिसाइड कर रही है उसे क्या करना है। स्कूल्स में ही इतने वो होते रहते हैं कि दे डिसाइड। और पहले जो मेडिकल इंजीनियरिंग वाला चार्म था, जो लोग कहते थे कि दो ही फील्ड होती हैं, बट मुझे लगता है कि उस दो के अलावा अभी बहुत सारी फील्ड हैं जो बेटर हैं, जो बेटर हैं। और वो फील्ड्स हैं, बट अनटिल अनलेस यू आर वेल वेल एम्ड कि मुझे ये करना है। जैसे मान लो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड। लाइक मेडिकल है, 10-15 साल पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम मनी वाइज एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हारा फ्यूचर गोल कुछ सोसाइटी रिलेटेड है ना। तो वो यू हैव टू डिसाइड, एंड दैट नाउ डेज जनरेशन दे आर डिसाइडिंग बाय देमसेल्फ। बट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल जेन जी दैट आजकल जो थ्रेशोल्ड इतना कम हो गया है। अगर थ्रेशोल्ड आपके जो इरिटेशन लेवल का थ्रेशोल्ड कम रहेगा, और पेशेंस की जो कमी है वो अगर रहेगी, तो यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग करेक्ट इन योर लाइफ। बिकॉज जो आप डिस्कस कर रहे थे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने लाइफ में क्या देखा, है ना, तो वो आजकल मैटर ही नहीं करता। आजकल जो मैटर करता है कि हम हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। और अगर वो नहीं चल रही तो जो है इरिटेशन डेवलप होने लग जाता है। कितने जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। कई मीन्स 15-15, जो आप बोल रहे हैं 15 साल की एज से स्मोकिंग चालू कर देते हैं, और फिर वो इरिटेट होने लग जाते हैं, फिर उनकी लाइफ मैसी हो जाती है, एनजाइटी, डिप्रेशन और ये सब। तो जेन जी जो मतलब अभी फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि अपना तो लाइक हो गया, मतलब जो होना था। बट अब जो जनरेशन आ रही है उनको पेशेंस कैस क्या चीज़ होती है, उसको कैसे रखना है, और उसको करते हुए, क्योंकि वन पॉजिटिव थिंग विद ये मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट बताया कि वो लोग इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, या फिर उनका थ्रेशोल्ड कम है। बट जो पॉजिटिव पार्ट वो बहुत बड़ा है कि दे आर फार शार्पर देन अस, दे आर फार ब्राइटर देन अस। तो उनके ब्रेन इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि जो हम 10th क्लास में करते थे वो थर्ड फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास तक कर लेते हैं। तो उनका ब्रेन इतना शार्प है, बस वो जो है, जो उनके स्कूल में गाइडेंस मिलता है, या फिर जो उनको एक प्रॉपर नर्चर करने की ज़रूरत है, वो फैमिली का मुझे लगता है पहले से ज़्यादा अब बड़ा पार्ट फैमिली का हो गया। पहले तो हम पचा जॉइंट फैमिली रहती थी, कहीं भी पल रहे हैं कुछ भी हो रहा है, बट अब फैमिली को बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चे के साथ, और उसको गाइड करना पड़ेगा कि फ्यूचर अगर जनरेट मतलब डेवलप करना है तो हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ सो कंपेटेबल विद द फ्यूचर थिंग्स। थैंक यू सर, बट मैं इस पूरे पॉडकास्ट को एक सम अप या टेक अवे हम लेंगे तो आपका प्रोफेशन ऐसा लगता है, या मुझे आपसे इससे अच्छी कोई एडवाइस नहीं कर पाएगा कि हमें एज अ होल लाइफ लाइफ को कैसे लेना चाहिए। एज एन इंजीनियर उसके कुछ टेक अवे रहेंगे, IAS IPS कुछ बताएंगे, बट आप एज एन डॉक्टर, और आपने वो पेंडेमिक की सिचुएशन देखी जिसमें
रईस से रईस आदमी और गरीब से गरीब आदमी ने वो सिचुएशन को फेस किया है। तो मैं आपकी आइडियोलॉजी जानना चाहता हूँ कि इसको हम सम अप करते हैं कि कैसे एक परिवार को या लोगों को अब आगे की लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहिए या किस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है। पहली चीज़, अगर मैं ऐसे देखूं कि खुद के लिए, तो सबसे बड़ा मंत्र है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। सो इफ़ यू थिंक दैट यू हैव लॉस्ट द बैटल, देन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट। इफ़ यू थिंक यू कैन मेक इट अप, हुँ, देन डेफिनेटली यू विल मेक इट अप इन वन और द अदर वे। जिस वे में तुम चाह रहे हो उस वे में नहीं हो, लेकिन यू विल विन वन डे। हुँ, एज अ फैमिली मेम्बर, अगर फैमिली को टोटल देखें, तो फैमिली हैव टू अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ न्यूअर जनरेशन। आप अपने जो आपके साथ हुआ वो अपने बच्चों पे नहीं थोप सकते, करेक्ट? और बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि योर पेरेंट्स हैव बीन थ्रू, मीन्स जनरेशनल चेंज, हुँ, एंड दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट इट। हुँ, तो यू हैव टू कंसिडर देम, यू नो। और एज अ सोसाइटी देखें, तो वही है, एज अ डॉक्टर मैं यही बोलूँगा कि हेल्थ हैज़ टू बी अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थिंग इन योर लाइफ। इफ हेल्थ इज गुड, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, हुँ, है ना? इफ हेल्थ इज नॉट गुड, देन यू कांट डू एनीथिंग। अगर फैमिली में एक भी मेंबर की हेल्थ खराब होती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो you have to means take care of yourself and your family. And as we discussed, junk food, smoking, these all things है। अगर smoking, तो I will say stop totally. And if you are taking junk food and all, you have to decrease it, so that you are taking the essence of everything, but you are taking care of your health also. थैंक यू सो मच सर, Thank ये you. इस Thank you. पॉडकास्ट को इतने अच्छे से सम अप करने के लिए, इतनी Thank you. इंसाइटफुल Thank एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर, Thank थैंक you. यू So थैंक यू nice सो of मच। you. Thank you, Madam Dhawan. Thank you.